हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ये बेसिक्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी वाली क्लास के बाद फर्स्ट क्लास है हमारी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको देखना। पहला जो अपना थ्रेट है वो है नक्सलिज्म। देखिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर CAPF 2026 के लिए कोई टॉपिक है ना तो वो नक्सलिज्म है। क्यों है उसका रीजन आप समझिए। CAPF 2026 के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो नक्सलिज्म है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि नक्सलिज्म का गवर्नमेंट ने टारगेट कर रखा है मार्च 2026 तक एंड करने का। अच्छा सर, ऐसी बात है? जी हाँ, मार्च 2026 तक एंड करने का टारगेट है। आप में से कुछ लोगों को ये पता होगा, बट कुछ लोगों को जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि ये हमारा टारगेट है, और इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम भी यही रखा है कि नक्सलिज्म कैन वी एंड इट टिल मार्च 2026। ठीक है, तो अगर ये टारगेट अगर वो एंड होता है तो भी उस पर क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि अगर एंड हुआ है तो क्या आपको लगता है कि दोबारा नक्सलिज्म आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसके फेजेस के बारे में पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या पहले कभी एंड नहीं हुआ था। ठीक है, अगर वो एंड नहीं होता है, अगर वो एंड नहीं होता है तो वैसे ही वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टारगेट मिस करती है तो सीधी बात है कि यार क्वेश्चन बन जाता है कि क्यों वो एंड नहीं हो पाया। तो ये आपको समझ आया कि सर CAPF 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो नक्सलिज्म है। अब दूसरी बात ये कि सर अगर ये टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक में मैंने बहुत मतलब सिर्फ एक इमेज यूज की है आपको वो रीजन दिखाने के लिए। उसके अलावा कोई इमेजेस नहीं है। जितनी भी करंट न्यूज थे वो सारी मैंने एग्जांपल्स में डाल दी है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता नक्सलिज्म के बारे में, अगर आपने पहले कभी नाम भी नहीं सुना हो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस लेक्चर में। हम बहुत अच्छे से लेक्चर करेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कैसे चली, क्यों नहीं आज आज तक खत्म कर पाए। बट आपसे मुझे क्या चाहिए, वो सिंगल एक चीज कि आपका फोकस। आप बस फोकस बना के रखिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मैं लिखूंगा, खुद लिखूंगा। तो अगर जहां जहां मैं लिख रहा हूँ तो आपको क्लियरली वहां अगर फोकस बनाए रखेंगे तो आपको समझ आते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेजेस यूज नहीं कर रहा, कोई फालतू के ग्राफिक्स यूज नहीं कर रहा मैं। ठीक है, आपको सीधी बात है टेक्स्ट पे फोकस करना है, राइटिंग पे फोकस करना है, जो जो लिखा जा रहा है उसके साथ में रहना है। ठीक है, तो आप फोकस से इस चीज को पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। नक्सलिज्म आपका ना सिर्फ पेपर 2 बल्कि इंटरव्यू या फिर अगले साल एंड करने वाले हैं उस टारगेट। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप कल को उन्हीं फोर्सेज में जा रहे हैं, नक्सल वाले लोगों के साथ आपको डील करना है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में इस चीज को पता होना चाहिए। अगर PYQ की बात करें तो शायद 2014 में एक ही PYQ आज तक पूछा गया है, बिल्कुल जनरल ही था वो, कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरियाज। ये एक PYQ पूछा गया है। कब आया था ये PYQ? जो आया था सिंपल आया था कि LWE इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आज तक PYQ नहीं आया तो इसको आगे पूछा नहीं जा सकता। ये नक्सलिज्म का बम कभी भी फट सकता है। आपको आर्ग्यूमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको ऐसे में पूछ सकते हैं, कभी भी ये पूछा जा सकता है। तो सर हाँ, हमें समझ आया कि नक्सलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा पेपर 2 इंटरव्यू या फिर आपके एक जनरल नॉलेज के लिए भी। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नक्सलिज्म है क्या। देखिए, सबसे पहले बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको नक्सलिज्म बता देता हूँ डिटेल में जाने से पहले, कि नक्सलिज्म जो है ना वो एक मूवमेंट है। क्या है वो? मूवमेंट है। इसको आपको लिखना है कि एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को कि क्यों रिवोल्यूशनरी है, क्यों आइडियोलॉजिकल है, आइडियोलॉजी क्या है। बट अभी आप बिल्कुल बेसिक समझिए, ये एक मूवमेंट है, एक ऐसा आंदोलन है। नक्सल लोग जो बोलते हैं कि हम एक आंदोलन कर रहे हैं, एक रिवोल्यूशनरी आंदोलन है। ठीक है, रिवोल्यूशनरी मतलब ये पूरी एक तख्ता पलट करना चाहता है, पूरे अपने सोसाइटी के ऑर्डर को बदलना चाहता है। दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे एक बेसिक नॉलेज के लिए। एक रिफॉर्मिस्ट होते हैं, एक रेवोल्यूशनरी होते हैं। सर रिफॉर्मिस्ट क्या होते हैं कि आपका करंट जो ऑर्डर है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल
कुछ भी सोसाइटी में ऑर्डर है, वुमेन के लिए कुछ रूल्स हैं या बड़ों के लिए कुछ रूल्स हैं, बच्चों के लिए कुछ रूल्स हैं, आप उनको थोड़ा सा रिफॉर्म करना चाहते हैं। रिफॉर्म करना चाहते हैं यानी कि थोड़ा सा आप उनको बढ़िया बनाना चाहते हैं, उनको पूरी तरह बदलना नहीं चाहते, आप उनके खिलाफ नहीं है। यानी कि आप जो प्रेजेंट जो सोशल ऑर्डर है, जो सोशल ऑर्डर है, यानी कि सोशल ऑर्डर क्या है आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलिज्म। सर कैपिटलिज्म क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, मशीन है, वो मालिक हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बाकी लोगों को नौकरी पे रखते हैं, लेबर क्लास को नौकरी पे रखते हैं, वो लोग उनको सैलरी देते हैं। कैपिटलिज्म क्या बोलता है कि यार कुछ ओनर होते हैं, कुछ वर्कर होते हैं, काम वर्कर करते हैं बट प्रॉफिट जो होता है वो ओनर ले जाते हैं। ठीक है, ये आज के दिन हमारा ऑर्डर बना हुआ है। बट जो रिफॉर्मिस्ट वाले लोग हैं उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफॉर्मिस्ट बोलते हैं कि ठीक है, हमें बस जो जरूरत है वो थोड़े से इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। रिफॉर्म भी कैसे कि आप वर्कर की कंडीशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, अच्छा कर दीजिए, वर्कर को थोड़े से बेनिफिट आप दे दीजिए, बट आप कैपिटलिज्म को रखिए। मतलब अब कैपिटलिज्म का कोई अल्टरनेटिव है नहीं, क्योंकि कुछ लोग अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो भाई कैपिटल भी वही लगा रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, तो अगर वो लगा रहे हैं अपना पैसा, तो अगर प्रॉफिट उनको हो भी रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। ये जो बात है ये बोला जाता है रिफॉर्मिस्ट। ये सिर्फ कैपिटलिज्म के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, ये एक एग्जाम्पल है। वुमेन से रिलेटेड कुछ हो, मान लीजिए कि वुमेन की कंडीशन के ऊपर, तो ऐसा बोला जाता है कि आज के दिन कंडीशन अच्छी है, उसको बस थोड़ा सा हमें बेटर करना है। ठीक है, तो रिफॉर्मिस्ट वो लोग होते हैं जिनको आज के सोशल ऑर्डर, आज के जो कंडीशन है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं। इन्हीं लोगों को बोला जाता है राइट विंग। क्या बोला जाता है? राइट विंग। ठीक है सर, राइट विंग बोला गया इनको। रिवोल्यूशनरी क्या होते हैं, अब बात करते हैं रिवोल्यूशनरी की। सर रिवोल्यूशनरी क्या होते हैं कि जिनको आज के सोशल ऑर्डर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि यार जो भी है, भले ही कैपिटलिज्म है, मतलब ये एक्सप्लॉइट कर रहा है, वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहा है कि काम वर्कर करे। अब मान लीजिए कि पूरे प्रॉफिट का 10% है, वो भी मतलब वर्कर को नहीं मिलता होगा, उनकी सैलरी के ऊपर नहीं जाता होगा। तो रिवोल्यूशनरी वाले लोग बोलते हैं कि जो भी ऑर्डर बने हुए हैं, भले ही वो वुमेन से रिलेटेड हो, कैपिटलिज्म हो, या फिर और भी जो इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो सही नहीं है, उनको बदलने की जरूरत है। बदलने के मतलब पूरी तरह उसको खत्म करके नए सिस्टम लाने की जरूरत है। ठीक है, रिवोल्यूशनरी क्या बोलते हैं, जैसे ये बोलते हैं कि यार कैपिटलिज्म जो है वो खत्म कीजिए, हम चाहते हैं कि कम्युनलिज्म आ जाए। कम्युनलिज्म क्या था? कम्युनलिज्म बोलता है कि यार मतलब किसी एक की ओनरशिप ना रहे, फैक्ट्री है, सबका हक रहे, सब काम करे मिलके, उस जो भी प्रॉफिट हो उसको शेयर करे, ये कम्युनलिज्म है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, फ्लो में आपका बता देता हूं हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको फ्लो नहीं तोड़ना है। हम पढ़ रहे हैं कि दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, रिफॉर्मिस्ट, रिवोल्यूशनरी। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट सोशल ऑर्डर जो है उसमें चेंज करने की डिमांड करते हैं, उसको पूरी तरह नहीं बदलना चाहते, खत्म नहीं करना चाहते, थोड़े से उसमें बेटर करने की कोशिश करते हैं, उनको राइट विंग बोलते हैं हम। दूसरे मूवमेंट होते हैं रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी वो मूवमेंट होते हैं जो प्रेजेंट सोशल ऑर्डर के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। उनको ये लगता है कि जो भी आज के दिन सोशल ऑर्डर बने हुए हैं वो बिल्कुल काम के नहीं है, एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, और डिस्क्रिमिनेटरी हैं। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब किसी एक ग्रुप को फायदा करते हैं, दूसरे ग्रुप को नुकसान करते हैं। तो ऐसे ग्रुप को, मतलब ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने नक्सलिज्म पे। नक्सलिज्म एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, यानी कि ये कोई एक प्रेजेंट सोशल ऑर्डर है जिसको पूरी तरह खत्म करके नया कोई ऑर्डर लेके आना चाह रहा है। क्या आइडियोलॉजी है, किस चीज को बदलना चाह रहा है, क्यों बदलना चाह रहा है, वो सब हम डिटेल में आगे बात करेंगे। बट अभी आपको रिफॉर्मिस्ट और रेवोल्यूशनरी ये याद होना चाहिए, समझ आना चाहिए। रेवोल्यूशनरी वालों को हम लेफ्ट विंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्ट विंग। जो आप न्यूज में भी पढ़ते होंगे राइट विंग लेफ्ट विंग, उसका मतलब वही है कि राइट विंग वाले कि आज के दिन सब कुछ सही है, बस थोड़ा रिफॉर्म हो जाए तो बेटर है, नहीं भी हो तो भी सही चल रहा है। रेवोल्यूशनरी वाले क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग वाले, कि यार जो भी है वो बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन के साथ है, डिस्क्रिमिनेशन के साथ है, उसको बदलने की बहुत जरूरत है।
उसको पूरी तरह खत्म कीजिए, नया कुछ लेके आइए। तो ये था हमारा एक मूवमेंट की डेफिनेशन कि मतलब बेसिकली मूवमेंट कितने टाइप के हैं और नक्सलिज्म क्या है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो नक्सलिज्म कौन सा मूवमेंट है? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है। ठीक है सर, यानी कि ये किसी एक चीज को बदलना चाहता है। ठीक है, अब बदलना किसको चाहता है ये देखते हैं। ये बदलना चाहता है पूरी इंडियन गवर्नमेंट, मतलब पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी बदलना चाहता है ये। ठीक है, ये पूरे इंडियन स्टेट को ओवरथ्रो करके, यानी कि जो भी सिस्टम है, मेनली तो ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है। ठीक है, इसको ओवरथ्रो करके ये कम्युनलिज्म लाना चाहता है। कम्युनलिज्म लाना चाहते हैं, यानी कि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। सर ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी करेंगे। एक बार इसको समझिए कि ये कैपिटलिज्म को बदल के कम्युनलिज्म लाना चाहते हैं। इनको लगता है कि कैपिटलिज्म की वजह से इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही, इसलिए गवर्नमेंट को भी बदलना जरूरी है। कम्युनलिज्म आना चाहिए और सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल पैसा, इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है सर, बट जो मतलब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, ये सिक्योरिटी थ्रेट क्यों हो जाता है? क्योंकि इनको लगता है कि पीसफुल मीन्स से कुछ नहीं होगा, हमें वॉयलेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ये भी समझ आया कि इनको वॉयलेंट होना बहुत जरूरी लगता है इक्वेलिटी क्रिएट करने के लिए। सर ये कहां से ऑपरेट करते हैं? ये ऑपरेट करते हैं फॉरेस्ट एंड रिमोट एरियाज से। मेनली कहाँ है ये, कौन से जोन में है, ये सब बातें हम करेंगे। मैं आपको पूरा वो कॉरिडोर दिखाऊंगा जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। बट अभी आपको जो याद रखना है कि सर ये वॉयलेंट है, ये फॉरेस्ट और रिमोट एरियाज से काम करते हैं और इनका जो पर्पज है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, कम्युनलिज्म लाना है। ठीक है सर। सर ये कम्युनलिज्म है क्या, मतलब क्यों क्यों ये कम्युनलिज्म को मानते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे, क्या है इसकी हिस्ट्री? ठीक है, तो सर वो बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है कम्युनलिज्म की। देखिए, कम्युनलिज्म का मतलब अगर मैं आपने नाम सुना हो, सबसे पहले एक बहुत बड़े ऐसे सोशलिस्ट रहे हैं या सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, बेसिकली फिलोसफर रहे हैं, कार्ल मार्क्स करके। कार्ल मार्क्स लगभग 19th सेंचुरी में रहे थे। ये मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके पेपर 2 और इन सब से कनेक्शन हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिस्ट जो बात करते हैं बार बार वो है क्या। देखिए, हम बात करते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की कि सर ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है क्या। सर 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे थे। कौन से रहे थे? कार्ल मार्क्स। ये सोशियोलॉजिस्ट जिनका ऑप्शनल है, अगर आप में से कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से इनको पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स रहे थे। इन्होंने सर कुछ बुक्स लिखी थी, उन बुक्स में उन्होंने बोला कि यार वर्कर्स के साथ जो है ना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब जो मालिक होते हैं वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको बहुत कम सैलरी देके बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और उनके लिए कोई कंडीशन भी अच्छी नहीं रखते। उनको बहुत भीड़ भरे ऐसे कमरों में काम करवाया जाता है, मशीन पे काम करवाया जाता है जहाँ कोई सेफ्टी नहीं होती, लंबे घंटों तक काम करवाया जाता है। तो इन्होंने बोला कि यार सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि सारे वर्कर्स आओ और जितने भी कैपिटलिज्म है या गवर्नमेंट है उनको ओवरथ्रो करो। ओवरथ्रो करो मतलब उखाड़ के फेंक दो, और ये सिर्फ वॉयलेंट तरीके से ही हो सकता है, रेवोल्यूशन की ही जरूरत है। मतलब ये किसने बोला था रेवोल्यूशन जरूरी है? ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। यहां से स्टार्ट हुआ था। हाँ, अच्छा, एक और बात कि रिवॉल्यूशन के बाद क्या आएगा? रिवॉल्यूशन के बाद आएगा एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई क्लास होगी, क्लासलेस रहेगा। जैसे अभी कौन सी क्लास है? वर्कर हो गया और ओनर हो गया। वर्कर को कार्ल मार्क्स जो है प्रोलिटेरिएट बोलते थे, मतलब जर्मन लैंग्वेज में आई गेस ये नाम है प्रोलिटेरिएट। जर्मन या हाँ जर्मनी थे तो प्रोलिटेरिएट बोला जाता है। और जो कैपिटलिस्ट हैं उनको ये बोलते थे, कैपिटलिस्ट जो है उनको बुर्जुआजी बोलते थे,
BURGEOISIE। बुर्जुआजी बोलते थे ये कैपिटलिस्ट को, और वर्कर्स को प्रोलेटारियत बोलते थे। तो इन्होंने बोला कि ओवरथ्रो करो सिस्टम को, वॉयलेंट रेवोल्यूशन की जरूरत है। उसके बाद कैसी सोसाइटी आ जाएगी? क्लासलेस आएगी, कोई क्लास नहीं रहेगी, सब बराबर रहेंगे। स्टेटलेस रहेगी, मतलब गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी, कोई ऐसे मालिक नहीं बनेंगे। और क्योंकि इन कार्ल मार्क्स को लगता था कि जो गवर्नमेंट है वो भी बिजनेसमैन की हेल्प करती है। ठीक है, आपको शायद कुछ कुछ सिमिलर भी लग रहा होगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि कार्ल मार्क्स के जो व्यूज हैं वो आज भी वैलिड है। एक तरीके से देखें तो कुछ सेंस में वैलिड है भी, बट इसके अपने आप में कुछ क्रिटिसिज्म है जो बताते हैं कि ये इतने वैलिड आज नहीं है। क्लासलेस सोसाइटी आ जाएगी, स्टेटलेस आ जाएगी, और इस जो स्टेज होगी ये होगी हमारी कम्युनलिज्म। इन्होंने क्या बोला? ये होगी कम्युनलिज्म। तो यहां से आइडिया आया था, मतलब कम्युनलिज्म का मतलब क्या है? कम्युनिटी ओन्ड। एक मिनट। कम्युनलिज्म का क्या मतलब है? कम्युनिटी ओन्ड। ठीक है, कैपिटलिज्म का क्या था? कि कैपिटल ओन्ड, जिसके पास कैपिटल है वो ही रूल कर रहा है। कम्युनलिज्म का मतलब पूरी कम्युनिटी ही मालिक है सारे रिसोर्सेज की। अब ये जब आया तो इससे बहुत से लोग ऐसे अफेक्ट हुए, एकदम से उनको ऐसे आंख खुली कि यार बात तो सही कही है, बिजनेसमैन लोग जो हैं वो फायदा तो उठाते हैं। कब कब? जैसे रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। रशियन रेवोल्यूशन कब हुई थी? ठीक है, ये 1917 में हुई थी रशियन रेवोल्यूशन। लेनिन इसके लीडर थे। ठीक है, ये किससे मतलब इनका भी इन्फ्लुएंस किस पे था? कम्युनल आइडियोलॉजी का ही इन्फ्लुएंस था लेनिन के ऊपर, रशियन रेवोल्यूशन। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो और भी जगह में हुई है। एक ऐसा ही जो सामने आया था वो आया था चाइना में। चाइना में चाइना में भी ऐसी रेवोल्यूशन हुई थी। उन्होंने भी ऐसे पावर कैप्चर करने के लिए रेवोल्यूशन की गई थी। इसके जो लीडर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग करके इनका नाम था। जो चाइनीज रेवोल्यूशन नहीं, बेसिकली एक रिवोल्ट हुआ था लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, पावर के अगेंस्ट। माओ जेडोंग करके इनका नाम था। इन्होंने वो रेवोल्यूशन किया था। उनकी आइडियोलॉजी भी कम्युनलिज्म वाली थी। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नक्सलिज्म जो है वो कम्युनलिस्ट है, मतलब वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। अब फिर हमने पूछा कि सर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है क्या? तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है कि सर ये स्टार्ट हुई थी कार्ल मार्क्स से। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनमें इन्होंने बोला कि वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कैपिटलिस्ट लोग। तो वर्कर्स को इन्होंने बोला कि ओवरथ्रो कर दो सिस्टम को। वो भी ओवरथ्रो कब होगा? वॉयलेंट रेवोल्यूशन से। और एक ऐसा सिस्टम लेके आओ जो क्लासलेस हो, जो स्टेटलेस हो, और उस सिस्टम को हम बोलेंगे कम्युनलिज्म, यानी कि पूरी कम्युनिटी ओन्ड। यहां से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की फाउंडेशन स्टार्ट हुई। उससे इन्फ्लुएंस हुए रशियन के लेनिन, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट की। ठीक है, और जार निकोलस के अगेंस्ट ये था। और फिर चाइना में माओ जेडोंग करके एक थे, उनको भी ऐसे इनसे इन्फ्लुएंस मिला कम्युनलिस्ट आइडियोलॉजी से। उन्होंने चाइनीज रिवोल्ट किया वहां पे, और पावर को ऐसे कैप्चर करने के लिए रिवोल्यूशन हुआ था। इसी को क्या बोला गया, ये इतना फेमस एक तरीके से हो गया था, इस आइडियोलॉजी को कम्युनलिज्म के बजाय माओइज्म भी बोला जाने लगा। माओइज्म। देखिए, जो नक्सल लोग हैं उनको ना तो कार्ल मार्क्स का पहले, मतलब कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस नहीं थे, रशियन से भी नहीं थे। नक्सल लोगों को माओइज्म के बारे में पता लगा। माओइज्म के बारे में पता लगा कि यार चाइना में ऐसा कुछ चल रहा है। माओ जेडोंग ने ऐसे पावर को असर्प कर दिया है, मतलब तख्ता पलट कर दिया है। तो माओइज्म से इन्फ्लुएंस होके नक्सल लोग जो हैं वॉयलेंट रेवोल्यूशन करने लगे। तो सर इसका नाम नक्सल क्यों पड़ा? इसको माओइज्म क्यों नहीं बोला गया? इसके लीडर कौन है? अब बात करते हैं कि इसके लीडर कौन है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री क्या है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, और माओइज्म क्या है, नक्सलिज्म क्या है, नक्सलिज्म नाम क्यों आया, वो हम अब देखेंगे। ठीक है सर, बात करते हैं नक्सलिज्म नाम क्यों आया।
सर माओइज्म से अलग कैसे है नक्सलिज्म? देखिए पहली चीज तो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट है माओइज्म का नक्सलिज्म से, बट इसको नक्सलिज्म क्यों बोला गया और कुछ अगर किस मायने में अगर वो अलग है तो कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनमें ये अलग है। सर था क्या कि ये बात है मतलब एक तरीके से 1967 की 1967 की बात है। 1967 में क्या हुआ था, मतलब 1967 से पहले हालांकि ऐसा होने लग गया था कि जो स्क्वाड बनना स्टार्ट हो गई थी। मैं आपको 1967 से पहले की बात बताता हूँ। नक्सलिज्म तो चलिए 1967 में आया, उससे एकदम से नहीं आया था ये 1967 में। इससे पहले की मैं बात बताता हूँ। इससे पहले की बात देखिए, एक चारू मजुमदार करके एक बंदे थे एक्चुअली, चारू मजुमदार और दूसरा एक जो बंदे हैं वो है कानू सन्याल। ठीक है सर, ये दो बंदे हैं, कानू सन्याल और चारू मजुमदार। इनका क्या सर, क्या नाम है, क्या काम है, वो बताइए। सर ये वो लोग ऐसे थे बेसिकली, चारू मजुमदार, इनको लगता था कि जो जो जमींदार है ना, बड़ी लैंडलॉर्ड हैं, वो वहाँ के जो लोकल मतलब फार्मर हैं या लोकल लेबर क्लास जो है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो बेसिकली इनको लगता था कि एक फ्यूडल ऑपरेशन हो रहा है, मतलब ऑपरेस करते हैं वहां के जमींदार। कानू सान्याल कौन थे? एक स्टूडेंट लीडर थे। ठीक है, स्टूडेंट लीडर थे। इनको भी वही है कि कानू सान्याल को लगता था कि बेसिकली ये ऐसा था कि ये काफी प्रोटेस्ट और उन सब में एक्टिव रहते थे कानू सान्याल। तो ये स्टूडेंट लीडर थे ये। अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये शायद आप में से बहुत लोगों को कभी पढ़ा नहीं होगा या किसी नोट्स में, पता नहीं। चारू मजूमदार खुद एक जमींदार फैमिली के थे, मतलब खुद एक जमींदार फैमिली से होते हुए भी इनको लगता था कि जमींदार लोग किसानों को, छोटे किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ओप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये दोनों लोग जो हैं जेल में मिले। कहाँ मिले थे? इनकी मीटिंग भी एक जेल में हुई थी। जेल में मिलने के बाद इनको लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें पूरी अपनी एक स्क्वाड बनानी पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चीजें जो हैं थोड़ी रफ्तार पकड़े। हम अब इस जो फ्यूडल ऑपरेशन जो हो रहा है, जो लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है सर, इन्होंने स्क्वाड बनाना स्टार्ट कर दिया था। तभी उन दिनों हुआ क्या, 1967 की बात है। 1967 में क्या हुआ, 1967 में एक बंगाल का एक गांव है नक्सलबारी। क्या गांव है? नक्सलबारी। अच्छा सर, नक्सलिज्म जो है नक्सलबारी गांव से आया है ऐसा लग रहा है। हाँ जी सर, बात यही है, नक्सलबारी गांव से ही ये नाम पड़ा है। नक्सलबारी एक गांव का नाम है। कहाँ है ये? बंगाल में था। वहां क्या हुआ कि एक कोई छोटा किसान था, मतलब वहां पे उसने, जो वहां का लैंडलॉर्ड था उसको बोला कि यार मेरी जो बेसिकली शेयर है या सैलरी है, जो भी वेज है, तनख्वाह है, दिहाड़ी है, वो बढ़ा दी जाए। और लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज किया और उसको मार दिया, मतलब उसको शॉट, आई मीन गोली से मार ही दिया उसको। इस चीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा लोग जो हैं खड़े हो गए, मतलब आसपास के जो फार्मर थे उन्होंने लैंडलॉर्ड को पकड़ लिया और पब्लिक मीटिंग में लेके आ गए। और उस टाइम लीडर कौन थे? अपने कानू सान्याल और चारू मजुमदार। यहां से लोग इकट्ठा हुए, उन्हें लगा कि अगर आराम से पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो भाई बड़े लोग जो हैं, जमींदार लोग जो हैं, सरकार जो है वो हमें हथियारों से मार देगी, हमें भी जरूरत है हम अपने हथियार उठाएं। तो यहां से स्टार्ट हुआ था नक्सलबारी की, इस इंसिडेंट के बाद स्टार्ट हुआ था एक वॉयलेंट मूवमेंट। वॉयलेंस वाला जो फेज है वो यहां से आ गया था। कहां से? मई 1967 से, नक्सलबारी की इस इंसिडेंट के बाद। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट हुआ था हमारा नक्सलिज्म। ऑब्वियसली जो चारू मजूमदार हैं उनको हम फादर ऑफ नक्सलिज्म बोलते हैं, कानू सान्याल को फर्स्ट रिबेल बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि इन्होंने कहाँ से लिया था, और ये वॉयलेंस वाली जो मतलब आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग कहाँ से हो गई थी? माओइज्म को देख के इनको लग गया था कि चाइना में भी माओइज्म, मतलब वहां पे भी वॉयलेंस की गई और वहां पे वो सक्सेसफुल रहे, तो हमें भी वॉयलेंस करनी पड़ेगी और तभी हम सक्सेसफुल रहेंगे। एंड दिस इज द रीजन की, मतलब यहां से एक कोट निकल के जो आया था, पावर फ्लोज फ्रॉम
द बैरल ऑफ द गन। इस कोट का क्या मीनिंग है? इस कोट का मीनिंग है कि भाई एक्चुअल में जो पावर है ना वो सिर्फ उसके पास है जिसके पास गन है, यानी कि जो वॉयलेंट है, पीसफुल तरीके से जो कुछ करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो यहां से ये कोट आया था। इन्होंने वॉयलेंस करना स्टार्ट इस वजह से, इस एक इंसिडेंट की वजह से स्टार्ट हो चुकी थी। हालांकि एक इंसिडेंट जो तो कहने की बात है, स्क्वाड बन चुकी थी और सारी चीजें हो चुकी थी, बस ये इंसिडेंट ने ट्रिगर का काम कर दिया था। अच्छा सर, ये बात है। जी हाँ सर, इस इंसिडेंट ने हमारा ट्रिगर का काम कर दिया था। तो सर ये हमें समझ आया कि नक्सलिज्म जो है ये मतलब हमारा किससे स्टार्ट हुआ है। एक नक्सलबारी गांव है, वहां पे एक इंसिडेंट हुई थी, एक किसान को मार दिया गया था और वहां से ये चीजें वॉयलेंट होना स्टार्ट हो गई थी। लीडर कौन थे? चारू मजूमदार और हमारे कानू सान्याल। सर एक एक करके अब थोड़ा डेफिनेशनल बात करते हैं। डेफिनेशनल मतलब एक एक कीवर्ड, एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा कि उस वर्ड का मीनिंग है क्या। आपसे कुछ मिस नहीं होना चाहिए, पर्पज वही है कि आप जब भी इसके बारे में पढ़ें, इसको क्या क्या बोला जाता है वो आपको पता होना चाहिए। सर पहले बात करते हैं नक्सलाइट। नक्सलाइट, नक्सलाइट का मतलब क्या है? नक्सलाइट या फिर नक्सल। सर नक्सलाइट या नक्सल का मतलब है कि उस मूवमेंट का कोई भी मेंबर। इसका मतलब है कि एक आदमी नक्सल है या एक फीमेल नक्सल है, तो इसका मतलब है कि वो उस मूवमेंट का, उस आइडियोलॉजिकल मूवमेंट का, उस रेवोल्यूशन का मेंबर है। ठीक है सर, ये समझ आया कि नक्सल का मीनिंग जो है मेंबर है। ओके सर, उसके बाद सर दूसरा जो मूवमेंट है वो है माओइस्ट। मतलब दूसरा वर्ड जो है वो है माओइस्ट। सर माओइस्ट का क्या मतलब है? माओइस्ट का मतलब सीधी बात है कि माओइस्ट का मतलब है कि माओ जेडोंग की जो फिलोसफी थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो वॉयलेंट रेवोल्यूशन जो उनका था, उसके फॉलोवर। ये भी नाम से समझ आ रहा है कि माओ जेडोंग के जो फॉलोवर हैं। अब देखिए नक्सल जो लोग हैं वो इसके फॉलोवर बहुत ऐसे, हाँ इससे इंस्पिरेशन ली गई है, बट इनके पर्पज अलग है। इसका पर्पज पावर लेना था, इसका जो पर्पज है वो कुछ डिफरेंट है। इसका पर्पज इक्वेलिटी लाना है, इसका पर्पज है कि लैंड राइट्स जो है वो रहे हैं ट्राइबल लोगों के पास। ये सब बातें हम थोड़ा डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। तीसरा वर्ड आता है सर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है? सर देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है ना वो है ऑफिशियल टर्म। ये किसने दी है इस मूवमेंट को? गवर्नमेंट ने ये टर्म दी है कि यार ये जो लोग हैं लेफ्ट विंग वाले लोग हैं और ये एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट उन लोगों को बोलते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए वॉयलेंट मीन्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इक्वालिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल है, नहीं, ये लेफ्ट विंग है प्रॉपरली। इनको लगता है कि पूरा सिस्टम बदलना चाहिए, ये पूरे सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं और इसलिए गवर्नमेंट ने इसका जो नाम है वो दिया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अच्छा सर, इसलिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोला जाता है, ये ऑफिशियल टर्म है। सर आगे आप पढ़ेंगे एक रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर, सर रेड कॉरिडोर जो है वो एक ज्योग्राफिक रीजन है जहां पे ये अपने पीक टाइम में फैल चुका था। ज्योग्राफिक रीजन, सर अगर ज्योग्राफिक रीजन की बात करें, मतलब रेड कॉरिडोर में आगे आपको पूरा बताऊंगा अभी कि इनिशियली अपने पीक टाइम में ये कितना फैला था और अभी कितना है, वो हम पूरा आपको ज्योग्राफिक रीजन भी मैं दिखाऊंगा, बट अभी आप इस टर्म का मीनिंग समझिए, ठीक है सर। अब अगर थोड़ी की मैं आपको बताऊं, एक सीपीआई आता है। सीपीआई क्या होता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये नक्सल की मेन ऑर्गेनाइजेशन है। हम डिटेल में बात करेंगे जब नक्सल की ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सेक्शन मैंने रखा है यहाँ पे। फिर एक गुरिल्ला वॉरफेयर भी आप नाम सुनेंगे। सर गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? ये होता है हिट एंड रन टैक्टिक्स। हिट एंड रन वाली कि आप कुछ अटैक करो और जाके जंगलों में छुप जाओ, ठीक है। मतलब पीछे से आप छुपके से अटैक करो और जाके फिर जंगलों में छुप जाओ। आप डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आ रहे, डायरेक्ट बैटल नहीं करना चाह रहे, इसको बोला जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर। ये की टर्म है सर जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है सर। समझ आया कि नक्सलबारी विलेज से स्टार्ट हुआ था
और गवर्नमेंट ने भी मतलब उसको एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ने भी उस टाइम पे इसको जो रिस्पॉन्ड था वो नक्सल लोगों की मांग सुनी नहीं थी। गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्रश करना चाहा था और इस वजह से ये चीजें बढ़ती गई उस टाइम पे। ठीक है, ठीक है सर, ये समझ आया। अब वन बाय वन अगर इनकी आइडियोलॉजी की बात करें, अगर मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताऊं कि इनकी आइडियोलॉजी है क्या। ओके सर, बात करते हैं आइडियोलॉजी की। एक मिनट, यहाँ पे हम यहाँ रख रहे हैं इसको। हम्म, सर अब बात करेंगे वन बाय वन, हम आइडियोलॉजी की बात करेंगे कि इनकी आइडियोलॉजी मतलब ये चाहते क्या हैं। आज के दिन भी अगर कुछ चाह रहे हैं तो क्या मतलब इनकी डिमांड क्या है, चाहते क्या है। सर आइडियोलॉजी बेसिकली, आइडियोलॉजी का मेरा मतलब है कि एक्चुअल में ये क्या बिलीव करते हैं, उस पर बात करते हैं पहले। फर्स्ट जो पॉइंट है जिसपे ये बिलीव करते हैं, या एक तरीके से मैं बात करूं कि जिस चीज में ये मानते हैं, ठीक है, वो क्या है, क्लास वॉरफेयर। हाँ जी, ये वॉरफेयर वर्ड में लिखा हूं, वेलफेयर नहीं लिखा हूं, वॉरफेयर है। इनको क्या लगता है, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, कि रिच जो लोग हैं वो पुअर लोगों को दबाते हैं, ऑप्रेस करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन उनका करते हैं, और इसका ओनली सॉल्यूशन है क्लास वॉरफेयर, यानी कि वायलेंट रिवॉल्यूशन। वायलेंट रिवॉल्यूशन, ओके, ठीक है सर। दूसरी आइडियोलॉजिकल मतलब बात क्या है इनकी, दूसरी जो बात है वो है आर्म्ड स्ट्रगल। कि सर इनको मतलब ऐसा लगता है वायलेंट जो होना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गन और इन सब सी वेपन और इन सब से ही हो गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मरते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज मरती है, हम खुद के आईडी बनाते हैं ये, ठीक है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है, मतलब होममेड ऐसे बम टाइप होते हैं आईडी, ठीक है, वो बनाते हैं। तो आर्म्ड स्ट्रगल में ये बिलीव करते हैं कि क्लास को तो साथ आना ही पड़ेगा, एक रिवॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, बट वो आर्म्ड भी होना चाहिए, क्योंकि पीसफुल जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो क्रश कर देती है, इनका ऐसा मानना है। थर्ड बात जो है वो है सर पैरेलल गवर्नेंस। सर पैरेलल गवर्नेंस मतलब, पैरेलल गवर्नेंस का मतलब है कि मान लीजिए कि यहां बात करें आपको, ओके, तो मान लीजिए कि हमने, एक मिनट थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको। ओके, कि पैरेलल गवर्नेंस का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि इतने रीजन में जो पूरे फैले हुए हैं, इसको रेड कॉरिडोर बोला जाता है, और मान लो कि इन्होंने एक गांव जो है उसमें से जो भी सरकारी लोग थे, जो भी पुलिस फोर्स थी, उनको हटा दिया, भगा दिया डरा के, और उसको लिबरेट कर दिया। इनके टर्म्स में बोला जाता है कि उस चीज को लिबरेट कर दिया, कि उस रीजन को लिबरेट कर दिया, फ्री कर दिया ऑपरेशन से। तो इनको लगता है कि हमें खुद की गवर्नमेंट वहां पे बनानी पड़ेगी, तभी जाके हम चीजों को मैनेज कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, हम फिर से वहां पे इलेक्शन, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फिर नेशनल पार्टीज, उन सब का झमेला हमें नहीं चाहिए, हम खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे। ना सिर्फ गवर्नमेंट, ये खुद के कोर्ट भी बनाते हैं, जिनको शायद कंगारू कोर्ट बोला जाता है, ठीक है सर, और ये अपने खुद के स्कूल्स भी चलाते हैं, ठीक है, खुद के हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं। पैरेलल गवर्नेंस में ये सिर्फ गवर्नमेंट मतलब एक पावर ही नहीं है, उसके खुद के कोर्ट होंगे, कंगारू कोर्ट बोला जाता है, उन खुद के स्कूल्स चलाते हैं, खुद के हॉस्पिटल चलाते हैं, जब लिबरेट कर देते हैं किसी जोन को। ओके सर, ये जो पूरा रीजन है, मतलब ऐसे नेपाल से जाके आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, इस रीजन को बोला जाता है रेड कॉरिडोर एक्चुअली। ठीक है सर, हमें समझ आया कि ये जो रीजन है ये हमारा रेड कॉरिडोर है। सर तीन मैंने आइडियोलॉजिकल बताई, एक फोर्थ भी है जो आपको याद रखनी है। फोर्थ है, ये खुद को ऐसे प्रोटेक्टरेट समझते हैं ट्राइबल का। प्रोटेक्टरेट क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन करे, प्रोटेक्टरेट लगते हैं इनको कि हम प्रोटेक्शन करने वाले हैं ट्राइबल लोगों की। इनको लगता है कि ट्राइबल जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। क्यों होते हैं?
अगर बात करें ट्राइबल की एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होती है, ये एक बार बात करते हैं। ओके, हाँ, हम बात कर रहे थे कि ट्राइबल की एक्सप्लॉयटेशन कैसे होती है। सिर्फ ट्राइबल की एक्सप्लॉयटेशन इन्हें लगता है कि दो तरीकों से होती है। हाँ, कि एक जो है गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट उनका एक्सप्लॉइट करती है, दूसरा जो है प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। सर गवर्नमेंट कैसे करती है? गवर्नमेंट करती है लैंड राइट्स ना देकर, मतलब उनकी लैंड के ऊपर कभी कुछ बना दिया, वो किसी कैपिटलिस्ट को बेच दी, या हो सक बेसिकली जो राइट्स उनको मिलने चाहिए वो उन्हें गवर्नमेंट नहीं देती है। उनके लैंड राइट्स जो है नहीं देती है, उनको फॉरेस्ट से डिस्प्लेस कर दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे, या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम पे उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन का एक जो एंगल है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, दूसरा जो आता है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट की तरफ से आता है। वो कैसे सर? सर प्राइवेट कैपिटलिस्ट वाला जो एंगल है वो क्या है कि सर जैसे माइनिंग कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज क्या है कि वो लैंड ले लेती है बहुत, मतलब उसका कोई पैसा नहीं देती, गवर्नमेंट से कुछ साठगांठ कर लेती है, वहाँ के लोकल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या बेसिकली लोकल जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनसे साठगांठ कर लेती हैं ये कंपनीज, और वहाँ के लोगों की जमीन छीन के उस पर माइनिंग करती है और कोई भी प्रॉफिट शेयर नहीं करती ट्राइबल लोगों के साथ। तो सर ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन के दो एंगल हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपिटलिस्ट। ये इस आइडियोलॉजी का एक पार्ट है कि ट्राइबल लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, इसलिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे उन ट्राइबल लोगों को बचाने के लिए। समझ आया सर? हाँ सर समझ आया कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन। तो यहां तक आपको नक्सलिज्म मेरे हिसाब से आपको एक फील आ चुकी होगी कि है क्या, क्यों हुआ, और चाहते क्या है वो लोग, उनको क्या मानना, उनका मानना क्या है, क्या आइडियोलॉजी वो रखते हैं, ये सारी चीजें आपने यहाँ तक देखी होंगी। अब जो अगला एक जो चीज बचती है वो बचती है फेज, कि क्या आज से पहले नक्सलिज्म के कोई फेज आए नहीं, मतलब बेसिकली नक्सलिज्म कभी खत्म हुआ या नहीं हुआ, कभी कम हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीजें हम बात करेंगे फेजेज ऑफ नक्सलिज्म में। फिर क्या बात करेंगे? फेजेज ऑफ नक्सलिज्म। सर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना आपका, मतलब नक्सलिज्म के ऊपर आपको कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। जितना भी कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा है कि आप 50% कीवर्ड्स 50% कंटेंट याद रख लेते हैं तो आपका भले ही ऐसे आ जाए, भले ही आर्गुमेंट आ जाए, सब आपको याद आ जाएगा। इतना डिटेल में पढ़ाने का पर्पज क्या है? मैं आपको 3 रीजन बता चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए क्योंकि CAPF 2026 तो मतलब वही ईयर में हमने नक्सलिज्म को एंड करने का भी टारगेट रखा है, तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री और वो सब पता होने चाहिए। सर इसके 3 फेज रहे हैं। 3 फेज कौन कौन से सर? पहला जो फेज है वो आइडियोलॉजिकल फेज है, ठीक है सर। दूसरा फेज क्या है सर? दूसरा जो फेज है वो रीऑर्गेनाइजेशन वाला है, रीऑर्गेनाइजेशन फेज, ये मैं डिटेल में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और थर्ड जो फेज है सर वो है कंसोलिडेशन वाला फेज। सर आइडियोलॉजिकल फेज कब से कब तक है? बेसिकली लगभग 1967 में ये स्टार्ट हुआ था और 1980 तक ये फेज चला था। इसका मतलब इसमें क्या रहता था, आइडियोलॉजिकल फेज की बात करें तो सीधी बात है कि इसमें उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना स्टार्ट किया था। उन्होंने अलग अलग इंटेलेक्चुअल लोगों को, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया था। आइडियोलॉजी के स्प्रेड हुआ था इस फेज में, ठीक है सर। रीऑर्गेनाइजेशन फेज क्या था सर? रीऑर्गेनाइजेशन फेज क्या था, इन्हें लगा था कि यार मतलब अब हमारी स्क्वाड बन चुकी है, अब हमारी गैंग बन चुकी है, अब हमें इस चीज को एक्सपेंड करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बनाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वॉरफेयर करना चाहिए। तो इसमें इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है।
ट्राइबल एरिया में शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट करने के लिए उन्हें जंगलों में जाना बहुत जरूरी था। देखिए, ये रहने वाले हमेशा से जंगलों के नहीं है, हमेशा से फॉरेस्ट में नहीं रहते थे। ये लोग ट्राइबल एरिया में इसलिए गए थे क्योंकि इन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर करना था, इन्हें वहां के लोगों की हेल्प चाहिए थी, उन क्योंकि ट्राइबल की प्रोटेक्ट करनी है तो वहां के लोगों के साथ एक ट्रस्ट बनाना था। ठीक है, तो ट्राइबल एरिया में जाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और ये एक्सपेंशन इसका हो गया था बाकी स्टेट में। मतलब वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था, आंध्र प्रदेश में आ चुका था, बिहार में आ चुका था, झारखंड में आ चुका था। ये फेज कब से कब तक था अगर मैं बात करूं तो ये 1980 से 2000 तक ये फेज चला था। ठीक है सर। सर कंसोलिडेशन की बात करें तो, कंसोलिडेशन की बात करें तो ये हमारा लगभग 2004 से 2010 तक ये फेज रहा था। उस टाइम में ये पूरा रेड कॉरिडोर जो है वो एस्टेब्लिश हो गया था। रेड कॉरिडोर एस्टेब्लिश हो गया था, इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। मतलब सीपीआई जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये प्रॉपर एक पार्टी बन चुकी थी, बहुत ज्यादा ग्रुप्स को बना के। कब बनी थी? 2004 में बनी थी। तो इसके बाद एक प्रॉपर इनको एस्टेब्लिशमेंट मिल चुकी थी। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा वॉयलेंट फेज था, मोस्ट वॉयलेंट जो फेज था वो यही था। इसी फेज में 2010 में अपने जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो पीएम मनमोहन सिंह जो रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। 2006 में भी ये स्टेटमेंट दी थी, 2010 में भी ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है वो है नक्सलिज्म। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि रेड कॉरिडोर बन चुका था, सीपीआई आ चुकी थी, सबसे वायलेंट फेज ये हो चुका था, बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी, अटैक्स हो रहे थे। ठीक है, और मतलब इनका जो इन्फ्लुएंस था वो प्रॉपर एक अनब्रोकन वे में नेपाल से लेके नीचे आंध्र प्रदेश तक आ चुका था। ठीक है सर, ये समझ आया। अभी जो बात करें, मतलब 2010 के बाद फिर क्या है, 2010 के बाद जो फेज चल रहा है वो फेज है अपना डिक्लाइन का फेज। 2010 के बाद जो फेज है वो डिक्लाइन का फेज है, 2010 से 2025 तक जो चल रहा है। ठीक है, इसमें क्यों है डिक्लाइन, क्यों हो रहे हैं, अभी क्यों डिक्लाइन है, वो सब हम देखेंगे। बस मेजर जो रीजन है कि क्योंकि इसमें हमने एग्रेसिव सिक्योरिटी ऑपरेशंस लिए हैं, आंध्र प्रदेश ने अपने कुछ लिए, छत्तीसगढ़ ने अपने कुछ लिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हमने उसको ऑप्रेस किया है, हमने उन चीजों को दबाया है, सप्रेस किया है, एक्चुअली नॉट ऑप्रेस। इसमें मास सरेंडर होना स्टार्ट हुए हैं। ना सिर्फ हमने एग्रेसिव स्टार्ट किया है, हमने डेवलपमेंट को भी पहुंचाना स्टार्ट किया है इस फेज में ट्राइबल एरियाज में। हम अच्छे से पढ़ेंगे ये सारी चीजें कि कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, क्या सिक्योरिटी ऑपरेशंस लिए हैं। बट जब अगर आपको फेज की बात हो तो आपको ये 4 फेज लिखने हैं। आइडियोलॉजिकल फेज आपको याद होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन, कंसोलिडेशन, डिक्लाइन फेज। मेरे हिसाब से आपको पूरा नक्सलिज्म जो है उसकी फाउंडेशन कैसे चला, कैसे खत्म हुआ, मतलब कौन से फेज आए उसमें, वो सारी चीजें आपको यहां तक समझ आ गई हैं। ठीक है सर। अब सर बात करते हैं, अरे ओके, ये थोड़ा वर्कबुक बाय मिस्टेक दूसरा एक हेडिंग है, ये दूसरी वर्कबुक की है, एडिट करते टाइम थोड़ा गलत हुआ होगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले उसके रेड कॉरिडोर की, कि सर किस रीजन में था ये, किस रीजन में नहीं। देखिए, एक तो ये कीवर्ड आपको ध्यान देना है, रेड कॉरिडोर से हम रेड पॉकेट्स में आ चुके हैं। मतलब नक्सलिज्म जो है वो रेड कॉरिडोर से रेड पॉकेट्स में आ चुका है, इस रफ्तार से ये घट चुका है। अब आप देखिए रेड कॉरिडोर, सबसे पहले 2013 की बात करें ना, मतलब देखिए 2000, हाँ 2013 की अगर बात करें तो 182 डिस्ट्रिक्ट में इसका इंपैक्ट था, इसका इन्फ्लुएंस था। मतलब LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हमारी 182 थी। अब देखेंगे तो देखिए जितनी भी ये रेड दिख रही है ना, यहां से यहां तक तो पूरा कंटिन्यूअस है। फिर नीचे केरला और इन सब में भी आ चुका था उस टाइम पे, केरला में भी आ चुका था। इधर आप देखेंगे तो ये पंजाब की तरफ भी है, शायद पंजाब की तरफ भी जा चुका है। और इधर आप देखेंगे तो यूपी, यूके, ये सब एरिया भी था। इधर आप देखेंगे तो आसाम और इन सब में भी, अरुणाचल प्रदेश, इस बॉर्डर पे भी आ चुका था।
तो टोटल इंडिया में 182 डिस्ट्रिक्ट इम्पैक्ट हो गए थे। और अभी मतलब उसको बोला गया रेड कॉरिडोर। अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये रेड पॉकेट में आ चुका है। और रेड पॉकेट क्या है, ये सिर्फ इतने डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं गिने चुने, मतलब आप काउंट करेंगे तो सिर्फ 18 डिस्ट्रिक्ट हैं जो LWE अफेक्टेड है। इसमें भी अगर मोस्ट वोलेंट देखेंगे तो शायद 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मेजरली अफेक्टेड है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ठीक है सर, ये समझ आया कि रेड कॉरिडोर से रेड पॉकेट में आ चुका है। ठीक है सर, रेड कॉरिडोर रीजन क्या है, अगर मैं आपको रेड कॉरिडोर रीजन बताऊं कि एक्चुअल में कहां से स्टार्ट होके कहां तक था ये। रेड कॉरिडोर जो है पशुपति से स्टार्ट होके, एक मिनट, हम्म, हम बात कर रहे हैं कि रेड कॉरिडोर कहां से कहां तक जा चुका है, मतलब हो चुका था। पशुपति से स्टार्ट होके, पशुपति कहाँ है, ये एक जगह है नेपाल में। पशुपति से स्टार्ट होके तिरुपति तक जा चुका था ये, मतलब इसका इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था। तिरुपति कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इस रीजन को हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर। ठीक है, रेड कॉरिडोर क्या है, अनब्रोकन चेन बन चुकी थी नक्सल इन्फ्लुएंस की। ओके सर, समझ आया कि पीक पे मतलब लगभग 138 डिस्ट्रिक्ट जा चुके थे। अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं सर, कौन कौन से स्टेट्स हैं वो तो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे। देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र में भी है कुछ कुछ, मतलब महाराष्ट्र में भी मतलब ये आ चुका था वैसे तो। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इसका इन्फ्लुएंस था। तो ये सारे थे। अभी अगर बात करें कि अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ये प्रेजेंट हैं, तो सबसे जो मोस्ट अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 3 हैं। मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी 3 है सर? पहले जो डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो छत्तीसगढ़ की है, वो बीजापुर है। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी छत्तीसगढ़ में है, सुकमा करके नाम है उसका। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। थर्ड जो है वो भी छत्तीसगढ़ में है, नारायणपुर करके नाम है उसका। कहाँ है, ये भी छत्तीसगढ़ में। तो बेसिकली करंट जो एपी सेंटर है नक्सलिज्म का वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा मतलब नक्सल अफेक्टेड एरिया अभी है। ठीक है, एक हिल का नाम है, मतलब एक हिल बताते हैं जिसपे इस बार ऑपरेशन भी हुआ था, उस हिल का नाम देख लेते हैं। देखिए कौन से ऑपरेशन हुए हैं और वो सब आपको मैं बता ही दूंगा। एक मिनट, हाँ जी सर, मतलब एक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2025 में हमने किया है। अबुजमड करके ऐसे एक हिल है, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बट मैं स्पेलिंग आपके यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है। इसमें हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया था। मतलब ये ऐसी हिल है जहां पे अभी नक्सल का मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। क्यों है, क्योंकि ये सबसे आइसोलेटेड रीजन है, यहाँ पे कोई रोड नहीं जा रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही। सब मतलब जितने भी टॉप लीडर जो हैं, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट करके इसका नाम था, शायद इसका नाम भी कौरे गुप्ता करके भी शायद एक नाम है इसका। मैं आई एम नॉट श्योर, आप एक बार चेक कर सकते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में, बट हाँ हम आगे भी पढ़ेंगे, डिटेल्स में देख लेंगे। ठीक है, मेनली क्या है कि एक हिल है छत्तीसगढ़ में जहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड नक्सल का अभी भी था। वहां पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया, उसमें हमने कितने कितने नक्सल मार दिए, टॉप लीडर के समेत हमने 31 नक्सल को अपनी फोर्सेज ने किल किया है। और जो सबसे टॉप लीडर था, नंबाला केशव राव करके एक टॉप लीडर है, नंबाला केशव राव। इस टॉप लीडर को भी हमने इस मूवमेंट में, इस ऑपरेशन में हमने मार गिराया है। ठीक है,
तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि रेड कॉरिडोर से जब बात आई तो आपको पता होना चाहिए कि अभी कहाँ है, क्या ऑपरेशन चला है थोड़ा सा। तो रेड कॉरिडोर आपको समझ आया। सर इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। नक्सलाइट मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, ये कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए सर, सबसे जो ऊपर है ना, इनकी जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सीपीआई है। सीपीआई सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ, सबसे जो मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्चुअली ये माओइस्ट है, मतलब ये लिखना पड़ेगा कि माओइस्ट है। सीपीआई जो है नॉन माओइस्ट भी है, एनएम करके। सीपीआई माओइस्ट है और ये 2004 में बनी थी। ठीक है, अभी काफी डिक्लाइन हो चुका है इसका, अभी इस पार्टी के जो लोग हैं वो बहुत कम है। ठीक है, इसकी हायरार्की कैसे काम करती है, टॉप पे तो हमें समझ आया कि ये है। सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर इनकी सेंट्रल कमेटी होती है। कमेटीज बटी हुई होती हैं, सबसे ऊपर सेंट्रल कमेटीज होती है जिसमें टॉप लीडर्स होते हैं। टॉप लीडर्स जैसे नंबाला केशव राव, मैं आपको जो नाम बता रहा हूँ, वो इसी सेंट्रल कमेटी का ही मेंबर था। और इनमें लगभग जो है 30 से 40 के आसपास मेंबर होते हैं। ठीक है, जो टॉप डिसीजन मेकर होते हैं वो तो 8-10 ही होते हैं। बट आपको जो याद रखना है कि सेंट्रल कमेटी होती है जो पूरे नक्सल का ऐसे लीडरशिप की, मतलब लीडरशिप करती है, प्लानिंग करती है। उसके बाद हमारी आती है स्टेट कमेटी। हर स्टेट में इनकी कुछ कमेटीज होती है, स्टेट कमेटीज आती हैं। स्टेट कमेटीज का सिंपल मतलब है अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कमेटी, तो वो अपने ऑपरेशंस को हैंडल करती हैं। फिर उसके बाद इनकी जोनल कमेटीज होती हैं। जी सर, उसके बाद इनकी जोनल कमेटीज होती हैं। जोनल कमेटीज सब स्टेट लेवल पे, मान लीजिए कि कुछ 5-6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के, उनके बाद इनकी एरिया कमेटी होती है। एरिया कमेटी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। आपको इतना कुछ ऐसे याद नहीं रखना है, बट मैं बस आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इनकी स्क्वाड होती है जिनको ये दलाम बोलते हैं, DALAM। ठीक है, वो स्क्वाड होती है, बेसिक जो यूनिट होती है, इसमें लगभग 10 से 15 लोग होते हैं एक एरिया में, उसको स्क्वाड बोला जाता है, दलाम बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअल जो अटैक है वो ये करते हैं। इनको ऑर्डर यहां से मिलते हैं, इनको ऑर्डर यहां से मिलते हैं, इनको कोऑर्डिनेशन इनके साथ रहता है। इस तरीके से इनकी ऑर्गेनाइजेशन बटी हुई है। अब थोड़ा सा मतलब ये तो है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बटी हुई है, बट अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन है और वो ही काम कर रही है, इनके कुछ सपोर्ट नेटवर्क भी हैं। इनको सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिलती है, कहाँ कहाँ से मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली जो है, वहां जो नक्सल को सपोर्ट देने वाले लोग हैं वो लोकल लेवल के लोग हैं, विलेज लेवल के लोग हैं। ठीक है, विलेज लेवल पे लोग जो हैं इनके साथ सिंपैथाइज करते हैं, उनको इंटेलिजेंस देते हैं, उनको फूड देते हैं, उनको शेल्टर देते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट नेटवर्क क्यों बोला हूं, क्योंकि इनके पास आर्म्ड नहीं है, ये गांवों में रहते हैं, आराम से रहते हैं, ये कोई ऐसे बंदूक वगैरह नहीं चलाते, वेपन्स नहीं लेते अपने हाथ में। बट इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, नॉट आर्म्ड बट आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर, ये समझ आया कि कुछ विलेज लेवल के लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। दूसरा क्या है सर, कुछ लीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लीगल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, या ह्यूमन राइट्स ग्रुप हो गए, ठीक है, या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, या फिर कुछ मतलब कोई लॉयर के ग्रुप्स हो गए, या स्कॉलर्स हो गए। ये सारे लोग भी हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इन लोगों को बोला जाता है अर्बन नक्सलिज्म। अर्बन नक्सलिज्म समझ आया सर, कि अर्बन नक्सलिज्म वो लोग हैं जो खुद से वेपन नहीं उठाते, खुद से कोई आर्म्ड रिवॉल्यूशन नहीं करते, किसी किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, बट आइडियोलॉजिकली वो सपोर्ट करते हैं किनको, जो नक्सल लोग हैं उनको। ये बेसिकली अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो स्कॉलर के रूप में रह सकते हैं, वो लॉयर के रूप में रह सकते हैं, वो कोई एक्टिविस्ट हो सकते हैं, वो कोई लीगल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है सर,
ये समझ आया। अर्बन नक्सलिज्म हम अच्छे से पढ़ेंगे, अगली क्लास हमारी अर्बन नक्सलिज्म की है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अर्बन नक्सलिज्म जो है क्या है। तो ये इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है सर। अब बात आती है कि अगर इतना कुछ हमने पढ़ लिया नक्सलिज्म के बारे में, तो फिर नक्सलिज्म है क्यों, मतलब नक्सलिज्म जो है उसके रीजन क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ तो हमने देख ही लिए हैं कि लीडर्स जो थे, जो बड़े जमींदार थे, उनके साथ कुछ कुछ कंफ्लिक्ट आए थे, बट एक्चुअल में क्या रीजन से, वो अगर आप लिखें वन बाय वन, अगर हम उन पे डिस्कशन करें तो वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो रीजन है, हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो मैं रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला जो है सोशियो इकोनॉमिक है, पहला जो है सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स है। ठीक है सर। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल है। ठीक है सर, दूसरा रीजन हमें समझ आया कि गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल वाला रीजन है। और थर्ड जो है वो हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल है, हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल। ये तीनों रीजन हम देखेंगे वन बाय वन। बेसिकली ये तीन बड़ी डायमेंशन है, बड़ी कैटेगरीज हैं, इनमें भी अलग अलग रीजन क्या है वो हम देखेंगे। तो मेनली हमारे तीन कैटेगरी में ये रीजन्स हम डिवाइड कर सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स हैं इनके, और गवर्नेंस लेवल पे है, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल, और तीसरे इनकी खुद की आइडियोलॉजी और खुद की हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके सर, समझ आया। सोशियो इकोनॉमिक में क्या रीजन है, अब समझिए। सोशियो इकोनॉमिक में क्या है, पहला जो रीजन आप देंगे, ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन। ये मैं एक एग्जांपल आपको दिया हूं, कैसे गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करती है, कैसे उसको आ, मतलब प्राइवेट कंपनीज या माइनिंग कंपनीज जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। थोड़ा और अगर इसको मैं डिटेल में आपको बताऊं कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, पहले आप मुझे बताइए कि इंडिया में लगभग ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कितनी है। इंडिया में लगभग 8 से 9% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8 से 9% जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है, और वो मोस्टली फॉरेस्ट में ही रहते हैं, बहुत ज्यादा पोवर है। उनकी जो पॉवर्टी लाइन की अगर मैं बात करूं, मतलब एक्चुअल में आप देखेंगे तो 22% नेशनल एवरेज है बीपीएल की, बिलो पॉवर्टी लाइन नेशनल एवरेज है। यानी कि पूरी पॉपुलेशन का 22% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बट सिर्फ अगर ट्राइबल की बात करूं तो 45% है ट्राइबल की। तो आपको ये समझ आ रहा है कि यार इनका जो मतलब पॉवर्टी लेवल है वो नेशनल एवरेज से डबल है। ठीक है। लिटरेसी रेट भी कम ही है, ये आपको समझ आया। सर ये तो आप बता रहे हैं कि इनकी कंडीशन क्या है, बट एक्चुअल में एक्सप्लॉइटेशन कहाँ हुआ इसमें, मतलब ये पढ़ नहीं रहे, या ये लिटरेसी नहीं गेन कर रहे, या फिर इकोनॉमिक मतलब इनको अपॉर्चुनिटी जॉब नहीं मिल रही, बट उनमें एक्सप्लॉइटेशन तो हमें नहीं दिख रहा। हो सकता है कि इनमें स्किल ना हो। हाँ सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, इनमें एक्सप्लॉइटेशन नहीं दिख रहा। बट जो एक्सप्लॉइटेशन है वो कहाँ से होता है कि इनकी लिटरेसी और इनके अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी की वजह से माइनिंग कंपनीज हुई, गवर्नमेंट हुई, जो ऑफिशियल्स हैं वो हुए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हुए, इन सबके जो नेक्सस है, नेक्सस मतलब इनका जो बेसिकली आपस में जुगाड़ जो है, साठगांठ जो आपस में इनकी रहती है, उस नेक्सस से ये एक्सप्लॉइट करते हैं ट्राइबल लोगों को। ठीक है। यानी कि माइनिंग कंपनी जो है वो बोलेगी कि हमें माइनिंग के लिए लैंड चाहिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लैंड परमिट कर देगी, माइनिंग कंपनी जो है वो पैसे कमाएगी, ट्राइबल के लोगों की लैंड चली जाएगी, उनको बदले में कुछ मिलेगा नहीं। तो यहां से ट्राइबल का एक्सप्लॉइटेशन है। ये एक्सप्लॉइटेशन नक्सलिज्म को लगता है कि वो ही दूर कर सकते हैं, नक्सल लोगों को लगता है वो ही इस एक्सप्लॉइटेशन को रोक सकते हैं ट्राइबल का। इसलिए ट्राइबल लोगों का एक्सप्लॉइटेशन डायरेक्टली जन्म देता है, डायरेक्टली फ्यूल करता है नक्सल मूवमेंट को। ठीक है सर। यानी कि नक्सल लोग बोलते हैं कि हम आपके राइट्स के लिए लड़ेंगे, आप नहीं लड़ पा रहे, हम लड़ेंगे। अच्छा सर, समझ आया ये। सेकंड क्या है सर,
सेकंड है सर लैंड एलियनेशन। लैंड एलियनेशन एंड एग्रेरियन डिस्ट्रेस। सर लैंड एलियनेशन मतलब सीधी बात है कि मतलब जो बड़े जमींदार हैं उनकी लैंड ले लेते हैं। लैंड रिफॉर्म्स, अच्छा यहाँ पे एक लैंड रिफॉर्म्स का भी आता है। हम्म, क्या है कि एक तो कुछ रीजन्स में अभी भी बॉन्डेड लेबर है। अभी कुछ दिन पहले एक द हिंदी न्यूज़पेपर में एक बॉन्डेड लेबर का एक ऐसे न्यूज भी आई थी, किस तरीके से एक बच्चा जो है बॉन्डेड लेबर करते मर भी गया और उसकी डेथ के बाद भी जो लैंडलॉर्ड है उसने कभी बताया नहीं पेरेंट्स को उसके। तो ऐसी एक न्यूज भी आई थी। दूसरा क्या है कि सर जब लैंड रिफॉर्म्स हुए थे ना, लैंड रिफॉर्म्स क्या थे? लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि यार हम एक काम करेंगे कि जो बड़े जमींदार हैं उनसे लैंड लेके उनके ऊपर हम एक लिमिट लगाएंगे कि इस लैंड से ज्यादा एक बंदे के नाम पे नहीं हो सकती, और उनसे जो एक्स्ट्रा उनकी जो लैंड होगी वो लेके हम ट्राइबल लोगों में बांट देंगे। बट लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो सक्सेसफुल हुए ही नहीं, नॉट सक्सेसफुल। क्यों नहीं हुए? मतलब लैंड रिफॉर्म्स हालांकि क्यों नहीं हुए उसके बहुत रीजन भी हैं, बट एक जो मेजर रीजन था कि मान लीजिए कि मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ, गवर्नमेंट ने बोला कि मेरे नाम पे 10 बीघा या 20 बीघा या 50 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चों के नाम पे कर दी, मैंने अपने भाई के नाम पे कर दी, मैंने अपने ड्राइवर के नाम पे कर दी, मैंने अपने फ्रेंड के नाम पे कर दी, कि मैंने खुद की 50 बीघा रखी, ऊपर की जमीन जो है वो फ्रेंड को दे दी, बट ओनरशिप सिर्फ ट्रांसफर की कागजों में लैंड मेरी ही रही। तो लैंड रिफॉर्म जो है इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है। और इस वजह से जो पुराने बेचारे गरीब किसान हैं उनके ऊपर एक डेट साइकिल जो है वो चलता रहा। ठीक है। तो यहां से नक्सल लोग मतलब नक्सलिज्म का कैसे लिंक बनता है? सीधी बात है कि नक्सल बोलते हैं कि हम लैंड को फ्री करवाएंगे, हम आपको आपकी जमीन देंगे। ठीक है। हम लैंडलॉर्ड को अटैक करेंगे, उनको मारेंगे, उनसे जमीन लेंगे और आपको बांटेंगे। सीधी बात है, आप बस हमारा साथ दो, हमारे साथ खड़े रहो, हमारी हेल्प करो, आप हमें सपोर्ट करो। तो ये भी हमें समझ आया कि सर ये नक्सल लोग जो हैं इस तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, पॉवर्टी का, लोगों की एग्रेरियन डिस्ट्रेस का। थर्ड जो सोशियो इकोनॉमिक है वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी। हालांकि ये मैं बता भी चुका हूं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में आपको एक डेटा ऊपर दिया हूं कि बिलो एवरेज इनका बीपीएल कितना है, लिटरेसी रेट कितना है। ठीक है। नक्सलिज्म लोग सीधी बात है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी है तो वो वहां पे उनको प्रॉपरली कि आप हमारा सपोर्ट देंगे तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, हम आपके लिए आपके अधिकार की रक्षा करेंगे और आपको इस गरीबी से निकालेंगे। ठीक है। तो ये हमारे जो 3 रीजन है वो है सोशियो इकोनॉमिक। सर अब बात करते हैं गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल वालों की। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल वाले रीजन क्या हैं? सर सबसे जो पहला रीजन जो आता है ना वो आता है एब्सेंस ऑफ स्टेट मशीनरी। एब्सेंस ऑफ स्टेट मशीनरी क्या है सर? कि मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज जो हैं जहां पे कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, मतलब रोड तक नहीं जाती, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे स्टेट्स ने उन एरिया को अबांडन कर दिया, उनको एकदम से छोड़ ही दिया हो कि उनको डेवलप नहीं करना। और अगर ऐसा कुछ अगर आता है, कोई रीजन होते हैं, तो वहां पे सीधी बात है कि नक्सल आएंगे, नक्सल लोग जो हैं उस वैक्यूम को फिल करते हैं। नक्सल फिल्स द वैक्यूम। ठीक है। वो बोलते हैं कि हम अपनी खुद के कोर्ट चलाएंगे, आपको जस्टिस हम दिलाएंगे, आपको स्कूल्स आपके लिए हम चलाएंगे, आपके लिए एक पैरेलल गवर्नमेंट हम बनाएंगे। तो ये एक रीजन है। ठीक है सर। सेकंड रीजन क्या है? सर सेकंड रीजन है पुलिस एट्रोसिटीज। पुलिस एट्रोसिटीज एंड फेक एनकाउंटर्स। सर पुलिस एट्रोसिटीज क्या है कि यार मतलब सीधी बात है कि कुछ अगर बड़े लोग फंस जाते हैं। एक शायद कोई मूवी भी है, शायद मास्टर मूवी है साउथ के हीरो की, विजय की। उसमें दिखाया गया है कैसे छोटे बच्चों को, गरीब लोगों को, बड़े लोगों के जो केस है उनमें उनके ऊपर वो चार्ज लगाए दिए जाते हैं केस को क्लोज करने के लिए।
तो वही है कि इनोसेंट लोगों को एक तो मतलब ये एंगल जो मैं बता रहा हूँ कि फेक चार्जेस, दूसरा एंगल है कि वो ट्राइबल को सपोर्ट करते हैं तो पुलिस उनको पकड़ लेती है, कस्टडी में टॉर्चर करती है, इनकाउंटर करती है, विलेज जला दिए जाते हैं। ऐसा कुछ हालांकि अभी बहुत कम हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर काफी बढ़ चुका है, ठीक है। बट ऐसा जब थे तो ट्राइबल जो है उनको एक पुलिस से नफरत हो जाती है, सिस्टम से नफरत हो जाती है, और ऐसे सिनेरियो में वो नक्सलाइट लोगों को एक प्रोटेक्टर्स की तरह देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, तो नक्सल लोग जो है वो ही हमारा साथ देंगे। ठीक है सर, ये समझ आया कि कैसे उस चीज का एक्सप्लॉयटेशन होता है। थर्ड जो है वो है सर करप्शन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। सर करप्शन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स ये क्या होता है? मतलब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया, कोई एक स्कीम अनाउंस की ट्राइबल के लिए, उसके लिए पैसा भी मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया, बट होता क्या है कि नीचे तक वो कभी पहुंचता ही नहीं है। लोकल ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लोकल ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। एक ऐसे ही ब्यूरोक्रेट हैं, मतलब शायद उनके ऊपर चार्जेस थे, आई एम नॉट श्योर कि मतलब वो रियल में उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, बट अगर आप देखेंगे तो पूजा सिंघल करके उनके ऊपर बहुत से चार्जेस लगे थे कि उन्होंने जो ट्राइबल लैंड को बाईपास किया था और खुद का बहुत ज्यादा पैसा जमाया था। उनके पास, उनके पीए के पास, मतलब ऐसे पूरा आ, नोटों से भरा एक रूम ऐसे पकड़ा गया था। पूजा सिंघल आईएएस है, ये काफी यंगेस्ट आईएएस थी एक टाइम पे, बट उनके ऊपर काफी हैवी चार्जेस लगे हैं। ठीक है सर, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये करप्शन जो है, सीधी बात है कि अगर गवर्नमेंट करप्ट रहेगी तो नक्सल लोग आएंगे, लोगों को बोलेंगे कि गवर्नमेंट आपकी करप्ट है, आप गवर्नमेंट को हटाओ, हम आपके लिए काम करेंगे, आपका मतलब जितने भी डेवलपमेंट है हम करेंगे। ठीक है सर, ये भी समझ आया। थर्ड जो डायमेंशन है वो है सर हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल कॉजेज। फर्स्ट जो है वो क्या है सर? फर्स्ट तो सीधी बात है कि फ्यूडलिज्म की लेगेसी, यानी कि फ्यूडलिज्म की लेगेसी मतलब, एक मिनट, ये फर्स्ट जो बात है वो है फ्यूडलिज्म की लेगेसी, लेगेसी ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है सर, लेगेसी ऑफ फ्यूडलिज्म क्या है कि यार अभी भी ऐसे मतलब अपर कास्ट लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बचे हुए हैं, कास्ट हायरार्की बची हुई है। ठीक है, जमींदार लोग जो हैं वो छोटे किसानों का अभी भी ऑपरेशन करते हैं। तो ये फ्यूडलिज्म जो है अभी भी कुछ रीजन्स में बचा हुआ है। सर दूसरा क्या है? दूसरा है इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्लोबल मूवमेंट्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि माओइज्म से इन्होंने ली थी, तो उस वजह से भी ये रूट कोज उसका वो बन जाता है माओइज्म वाला। ठीक है सर, तो ये हमारे कुछ रीजन्स हैं, रूट कॉजेज, सोशियो इकोनॉमिक, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल। ओके सर, अब बात करते हैं कि अगर इतना कुछ बढ़ा था, ऐसे फेजेज आए थे, तो अभी डिक्लाइन में क्यों है? अभी डिक्लाइन में क्यों है? गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया है पहले जो नहीं कर पाई? तो वो बात करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अब हम चलेंगे सॉल्यूशंस की तरफ, क्या चैलेंजेस बचे हुए हैं और क्या सॉल्यूशन लेने चाहिए, उनकी तरफ हमारी डायरेक्शन जाएगी। तो इस चीज को आप अच्छे से देखिए। ओके, ठीक है सर। तो अब बात करते हैं कि नक्सलिज्म अब क्यों डिक्लाइन पे है। हमने देखा कि फोर्थ वाला जो फेज था इसका डिक्लाइन वाला, तो वो क्यों डिक्लाइन पे है? देखिए, ये जो डायमेंशन हम देख रहे हैं नक्सलिज्म क्यों डिक्लाइन पे है, ये मतलब इसको दूसरे तरीके से अगर मैं प्रेजेंट करूं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कि अभी डिक्लाइन हो रहा है, या फिर उस तरीके से पूछा जा सकता है कि नक्सलिज्म जो है वो अबाउट टू एंड है इन मार्च 2026 में, तो उसको जस्टिफाई कीजिए। तो उसके भी आप मतलब जब रीजनिंग करेंगे तो यही पॉइंट्स लिखेंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस डायरेक्शन का बेसिकली जो डायमेंशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, वाई नक्सलिज्म इज ऑन डिक्लाइन, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं वो आपको यहाँ बताए जाए,
नक्सलिज्म एंड हो जाएगा, उसके स्पोर्ट में आप अगर कुछ लिखते हो तो वो आप यहाँ पे मतलब यही पॉइंट आपको वहां लिखने पड़ेंगे। तो एक जो हेडिंग है आपकी मल्टीपल तरीके से पूछे जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ नक्सलिज्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये मैं बाकी टॉपिक्स में भी आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है सर, समझ आया। सर नक्सलिज्म एंड पे क्यों है, इसके चार मैं आपको रीजन बताता हूं, या नक्सलिज्म क्यों घट रहा है। पहला जो है सिक्योरिटी मेजर्स। पहले हम चार लिख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरी है, फिर हम बात करेंगे कि उनमें हुआ क्या क्या है। सेकंड क्या है, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। सेकंड है हमारा डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। ठीक है सर। सर थर्ड क्या है, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज। SU सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज। रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज, इनमें क्या पढ़ेंगे वो आप देखिएगा। और सर फोर्थ क्या है, फोर्थ अगर बात करें तो फोर्थ हमारा रहता है वीकनिंग ऑफ लीडरशिप। तो सर मेजर जो रीजन है वो ये चार है। मतलब अगर चार ब्रॉड कैटेगरी की मैं बात करूं तो फर्स्ट जो है सिक्योरिटी मेजर्स हमने कुछ लिए हैं। सेकंड कैटेगरी है हमने कुछ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लिए हैं। फिर हमने कुछ सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज पे काम किया है। ठीक है। और फोर्थ की अगर बात करूं तो हमने मतलब उनकी जो लीडरशिप है उसको वीक कर दिया है, तो ये भी एक रीजन बन चुका है कि आज के दिन वो डिक्लाइन पे है। अच्छा सर, समझ आया कि रीजन जो है वीकनिंग ऑफ लीडरशिप हो गया, सरेंडर। सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी हो गया, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव हो गया, सिक्योरिटी मेजर्स हो गया। अब वन बाय वन इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सर सिक्योरिटी में हमने क्या किया है, सिक्योरिटी में फर्स्ट जो है हमारा समाधान इनिशिएटिव हम लेके आए थे 2017 में। समाधान, SAMADHAN, समाधान इनिशिएटिव। सर समाधान इनिशिएटिव, समाधान स्ट्रेटेजी इसको बोला जाता है। अब एक बार वन बाय वन इसको देख लेते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, और फिर थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा अभी उनका मतलब क्या है। ठीक है सर। समाधान की बात करें तो पहला एस से क्या होता है, एस से अगर बात करें स्मार्ट लीडरशिप। स्मार्ट लीडरशिप है। दूसरा अगर बात करें ए से एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। थर्ड अगर बात करें एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी है ये। एम से क्या है, मोटिवेशन, बेसिकली मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग है पूरा। तो फिर ए से अगर बात करें तो एक्शनेबल इंटेलिजेंस। ये क्या है इनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, आपको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस। ठीक है। फिर सर डी से क्या है, डी से है हमारा डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज। डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई। डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई को बोला जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी कि ऐसे कुछ पैरामीटर जो हमारी परफॉर्मेंस को बताए कि हम कितना पहुंच चुके हैं कितना नहीं। एच से क्या है सर, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। ए से क्या है सर, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। और एन से क्या है सर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग।
ठीक है सर, ये है हमारा समाधान इनिशिएटिव। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि हम इनमें क्या क्या करने वाले हैं, क्या किया है, या स्मार्ट लीडरशिप में क्या आता है। ऐसे हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। देखिए, स्मार्ट लीडरशिप का क्या मतलब है कि यार आपके जो लीडर होंगे ना, जो ऑफिसर्स होंगे बड़ी पोजीशन पे, वो प्रॉपरली ट्रेंड होंगे, मेरिट बेस पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसे पॉलिटिकल कनेक्शन या फिर नेपोटिज्म या फिर कोई बायसनेस, किसी फेवरेटिज्म, उसके बेसिस पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो लीडरशिप जो है वो स्मार्ट यानी कि ट्रेंड रहेंगे ऑफिशियल्स आपके, मेरिट बेस्ड सिलेक्टेड रहेंगे। और दूसरी चीज, कोऑर्डिनेशन रहेगा। कोऑर्डिनेशन किन किन पे? सीआरपीएफ या जो भी मतलब सीएपीएफ है, स्टेट पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके बीच में। तो इस तरीके से लीडरशिप जो है हमारी स्मार्ट हो जाएगी। सर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी मतलब क्या है? पहले क्या होता था कि नक्सल अटैक करते थे, फिर हमारी फोर्सेज जाती थी। अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ प्रोएक्टिव ऑपरेशन करेंगे। हम खुद से जाके ऑपरेशन करेंगे, उनको उस रीजन को फ्री करने का या नक्सल को पकड़ने का या जैसे भी हंट करने का। अटैक का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोएक्टिव ऑपरेशन हम लेंगे। सर फिर आता है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, देखिए मैंने आपको बताया था शायद बेसिक्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी में कि सीआरपीएफ में एक कोबरा करके एक बटालियन है, कोबरा कमांडो करके एक है, मतलब इलीट जो कमांडोज होते हैं उनमें वो है। ये जंगल वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब इस तरीके से है कि इनको जान माल की कोई परवाह नहीं है, और ये जंगल वॉरफेयर में एकदम ट्रेंड होते हैं। और इस ट्रेनिंग को करने के लिए, इतनी टफ ट्रेनिंग को करने के लिए एक हाई लेवल मोटिवेशन चाहिए। स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है गुरिल्ला वॉरफेयर में, इक्विपमेंट्स चलाने, मतलब जैकेट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इनकी की जाती है। तो मोटिवेशन ये भी होना बहुत जरूरी है ऐसे। फिर सर एक्शनेबल इंटेलिजेंस क्या है? एक्शनेबल इंटेलिजेंस मतलब ऐसी इंटेलिजेंस जिस पे एक्शन लिया जा सके। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो सकती है, वो टेक्निकल हो सकती है, वो नेट ग्रिड मैंने बताया था आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में कि नेट ग्रिड हमारा एक डेटाबेस है। नेट ग्रिड से कुछ इंटेलिजेंस आ सकती है। ठीक है सर, समझ आए आप। डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई क्या होते हैं सर? सर ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जहां हम परफॉर्मेंस को जज कर सके। जैसे मंथली हमने रिव्यू किया कि यार हमने कितने अटैक किए या कितने ऑपरेशंस किए, कितने सक्सेसफुल रहे, कितने नहीं रहे, कौन बंदा अकाउंटेबल था, किसका फेल्योर आया, किसने कोई एक्शन टाइम पे नहीं लिया। तो वो ऐसे मंथली रिव्यू, हाँ क्वार्टरली रिव्यू, ऐसे कुछ पैरामीटर्स पे हम रिव्यू करते जाएं और देखते जाएं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना आगे आ चुके हैं। फिर अगला है एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करना है भाई। ड्रोन्स आप यूज कीजिए, आप सैटेलाइट का यूज कीजिए, आप थर्मल इमेजिंग का यूज कीजिए। मतलब आपको जितनी भी टेक्नोलॉजी दी जाए वो नक्सल को खत्म करने के लिए आप यूज कीजिए। फिर अगला है एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। ईच थिएटर का मतलब है कि यार एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर है, यहाँ पे ईच थिएटर मतलब मैंने कहा है कि अभी मान लीजिए कि 18 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें नक्सलिज्म का होल्ड है। तो ऐसे नहीं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को सेम ही अप्रोच से हम टैकल करें, सेम ही एक अप्रोच लेके आए, सब में फिट करवा दें। नहीं, हम हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर थिएटर के लिए, हर एक उस रीजन के लिए जहाँ पे नक्सल का अपहोल्ड है, स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है, उसके लिए प्रॉपर अलग से एक्शन प्लान डिजाइन करेंगे। ठीक है सर, ये समझ आया। फिर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, यानी कि उनके जो भी फंडिंग सोर्सेज हैं, जो भी एक्सटोर्शन की मनी वो लेते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह जो इनके हैं, उनको आप फ्रीज कर दीजिए, उन सारे तरीकों को आप ब्लॉक कर दीजिए। उनको फाइनेंस मतलब फाइनेंस से एक्सेस नहीं होनी चाहिए उनकी। ठीक है सर, ये समझ आया। ओके सर, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें समाधान सबसे पहला इनिशिएटिव है। ठीक है सर, कुछ सिक्योरिटी ऑपरेशंस लिए हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे जो बड़ा जो हुआ है वो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे। ठीक है, फिर उससे पहले एक ग्रीन हंट ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ग्रीन हंट हुआ था। फिर एक ऑपरेशन प्रहार भी ऐसे हो रखा है पहले। तो आपको बस ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सिक्योरिटी ऑपरेशन आपको याद रखने हैं, इनके बहुत ज्यादा डिटेल जो है आपको याद नहीं रखनी। हाँ, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आपको याद रखना है, उसकी डिटेलिंग आप चाहें तो अलग से जाके पढ़ सकते हैं, क्या था क्या हुआ,
क्योंकि ये आपको एक रिपोर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है सर, ये समझ आया। तो मतलब हमें ये समझ आया कि भाई सिक्योरिटी ऑपरेशन में हमें प्रॉपरली कुछ हमारे एलीट कमांडोज हैं और ये सब है। फिर दूसरा क्या कर रहे हैं हम, मतलब ये जो सारी चीजें सिक्योरिटी ऑपरेशन को थोड़ा इस चीज पे डिपेंड करती है, मतलब फैसिलिटेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम उस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। कैसे इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं वो आप देखिए, कैसे इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, प्लस इंफ्रा जैसे हम रोड दे रहे हैं, मोबाइल कनेक्टिविटी दे रहे हैं, ताकि अपनी फोर्सेज जो जाए वो भी आपस में कनेक्ट हो पाए। ठीक है, रोड दे दिया और कनेक्टिविटी दे दिया, इंटरनेट एक्सेस हम दे रहे हैं। ठीक है, ये क्यों है। और दूसरा अगर देखें तो पुलिस स्टेशन जो है वो फोर्टिफाई कर रहे हैं। 45 मतलब चारों तरफ बंकर बना दिया, वो स्टोर बना दिया, पेरीमीटर वॉल्स बना दी। ठीक है, ताकि उस पर अगर नक्सल अटैक हो तो वो एक तरीके से उस अटैक को झेल पाए, इतनी जल्दी कोई पुलिस स्टेशन खत्म ना हो। ठीक है, तो ये हमें समझ आ रहा है कि यार हम सिक्योरिटी में ना सिर्फ समाधान कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं ताकि अपनी फोर्सेज जो हैं बहुत इजीली वहां पे रीच कर पाए। ठीक है सर, ये समझ आ रहा है। अगला है सर डेवलपमेंटल। हम डेवलपमेंटल की बातें यहां करेंगे अलग से। अब बात करते हैं सर डेवलपमेंटल में हमने क्या किया है। डेवलपमेंटल में सबसे जो मेजर जो आया है, एक जनजातीय आभा योजना ऐसे कुछ चलाई है। जनजाति आभा योजना समथिंग ऐसे कुछ चलाई है। उसका नाम एक बार मैं देख के आपको बताता हूँ, बट उसके बाद हमारी एक मेजर जो स्कीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, वो हमने चलाया था। उसमें क्या किया था कि कुछ जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको टारगेट किया गया था, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब उनमें डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसी डिस्ट्रिक्ट नक्सल एरिया से भी उठाई गई हैं और वहां पे स्कूल्स बनाए गए हैं, हॉस्पिटल बनाए गए हैं, रोड्स बनाए गए हैं। फिर क्या किया है हमने, पीसा, पीसा क्या होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यानी कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे पीसा एक्ट लगाया गया है। उनको फॉरेस्ट राइट दिए गए हैं, उनको खुद की गवर्नेंस के राइट्स दिए गए हैं इस एक्ट के तहत। ठीक है, यानी कि उनके विलेज काउंसिल हमने बनवाए हैं। तो ये हमें समझ आया। अगला क्या है सर, सर हमने एजुकेशन में भी काम किया है। एजुकेशन में क्या काम किया है, एजुकेशन सर ईआरएमएस करके कुछ स्कूल्स हैं, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल। वहां पे मतलब ट्राइबल के जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी बिल्कुल फ्री। ठीक है, गवर्नमेंट के ये इनिशिएटिव है। लगभग 750 स्कूल्स आज के टाइम एक्टिव हैं, ऑपरेशनल हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब ऐसे इम्पैक्ट है कि आप ट्राइबल के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन दिखा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक डेडिकेशन दिखाता है उस चीज के लिए। ठीक है सर, हम बच्चों को क्यों एजुकेट कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देता है, क्योंकि वही बच्चे बड़े होकर या तो नक्सल को ज्वाइन करते, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी और तरीके का प्रोटेस्ट करते, या उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते नक्सल लोगों को। उन लोगों को ब्रेन वॉश ना किया जा सके, नक्सल लोग रेडिकलाइज ना कर सके, इस तरह से उनके लिए एजुकेशन का प्रोग्राम लाना बहुत जरूरी था। उनको स्किल डेवलप करना, उनकी पॉवर्टी को हटाना, जॉब्स प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनका अगर पॉवर्टी खत्म होगी तो वैसे ही अगर उन पे स्किल आती है, जॉब्स मिलती है, तो वो सारे रूट कॉजेज हैं जिन पे ये एकदम से अटैक करता है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है सर, सर हम हेल्थ केयर पे भी काम कर रहे हैं, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स पहुंचा रहे हैं वहां पे। हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, मेडिकल यूनिट्स हम पहुंचा रहे हैं, मिड डे मील, आंगनबाड़ी, ये सब हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है सर, बाकी मनरेगा जो है, मनरेगा भी वहां चल रहा है। तो आपको समझ आया कि सर अ, ये हमारे कुछ स्कीम्स हैं जो हमने स्टार्ट की हैं जनजाति लोगों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ताकि उन लोगों को नक्सल के प्रभाव में आने से रोका जा सके। ठीक है सर, ये समझ आया। फिर बात करते हैं सरेंडर की। सरेंडर पॉलिसीज क्या है।
सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज क्या है? सर, सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज कुछ स्टेट जो है वो ऐसी पॉलिसी लेके आई हैं। सबसे पहला जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट है, उसने 2025 में ही मतलब इसने नई पॉलिसी अपनी बनाई है, अप्रैल 2025 में। सर, पॉलिसी क्या बोलती है कि अगर आप सरेंडर करते हैं, मतलब कोई भी नक्सलाइट ऐसे सरेंडर करता है, उसको 10,000 रुपए तो सीधा कैश दिया जाएगा। ठीक है सर, ये समझ आया। ये सीधा कैश है, मतलब जैसे ही सरेंडर किया आप 10,000 ले लो। फिर उसको मंथली भी दिया जाएगा। मंथली कितना मिलेगा सर? 5,000 मिलेगा 3 साल के लिए, ताकि वो अपनी अपॉर्चुनिटी देख पाए, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। फिर उसके अलावा क्या दिया जाएगा? अगर किसी के ऊपर बाउंटी है तो उसको, अगर वो बंदा कोई सरेंडर करता है तो उसको 10 लाख दिया जाता है। ठीक है, ये समझ आता है कि अगर किसी के ऊपर बाउंटी है, यानी कि कोई इनाम रख रखा है सरकार ने, वो खुद सरेंडर करता है तो उसको खुद के ही पैसे मिलेंगे। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उनको एक इंसेंटिव दे पाए, एक मोटिवेशन दे पाए कि यार आप सरेंडर कीजिए, हम आपके लिए बुरा नहीं करेंगे, हम आपके लिए अच्छा ही करेंगे, आपको सेटल ही करवाएंगे। ये तो फाइनेंशियल है। हम सर और भी कर रहे हैं, हम उनको स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं। बेसिकली ये छत्तीसगढ़ की ही पॉलिसी में बता रहा हूँ। उन्होंने स्किल ट्रेनिंग के भी प्रोविजंस रखे हैं, यानी कि उनको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसी कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उनको जॉब प्लेसमेंट दी जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, उनको बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमने स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम है वो है। बाकी एजुकेशन में भी हमने सपोर्ट दी है, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री की जाएगी। ठीक है सर, ये समझ आया कि यार अगर ऐसा हम कुछ देते हैं तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार बहुत टाइम हो गया, अब नक्सल बने, कुछ अचीव हो नहीं रहा है और गवर्नमेंट भी अभी अच्छा ही सोच रही है, तो कर ही लेते हैं। तो ये हमें समझ आया। अब एक और मैं चीज आपको बताऊं, उनकी एक यूनिक आईडी बनाई जाती है जब वो सरेंडर करते हैं ना, तो उनकी एक यूनिक आईडी बनाई जाती है जिससे उनको ट्रैक किया जाता है कि कोई इंटेलिजेंस तो नहीं दे रहे। ठीक है, दूसरा उनका रिहेबिलिटेशन ट्रैक किया जाता है कि वो सही से मतलब सोसाइटी के साथ मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे चांसेज हैं कि उनको फिर से नक्सल लोगों के साथ चले जाएं। ठीक है, ऐसे हर एक ऑफिसर जो है उस रिहेबिलिटेशन को, सरेंडर लोगों को ट्रैक करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक या दो ऑफिसर ऐसे रखे जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ लास्ट डिकेड का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 8,000 से ज्यादा लोग जो हैं सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है, अभी की मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। क्या है ये एग्जांपल? भी नवंबर का ही है, मतलब 2 या 3 दिन पहले का ही है। एक कमला सोडी नाम की एक फीमेल नक्सलाइट है, कमला सोडी। कमला सोडी के ऊपर 17 लाख की बाउंटी है, मतलब थी, अभी तो इन्होंने सरेंडर कर दिया है। 17 लाख की बाउंटी थी। ये 14 साल से, मतलब 14 ईयर्स से ये एक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे आप समझिए कि यार कितना ज्यादा सरेंडर हो रहा है, कितने बाउंटी वाले लोग, कितने हाईली एक्टिव लोग जो है सरेंडर कर रहे हैं। उनको सरेंडर करने की जरूरत क्या पड़ती है? मतलब आपको क्या लगता है कि वो सरेंडर क्यों कर रहे हैं? देखो, सरेंडर इसलिए कर रहे हैं, पहला तो ये कि भाई मतलब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्यों सरेंडर कर रहे हैं। सर, पहला तो सिंपल ये आता है कि उनका जो फेद है आइडियोलॉजी में वो खत्म हो गया है। उनको लग रहा है कि रेवोल्यूशन की जो बात हुई थी वो तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, हम कुछ बदलाव लेके आ ही नहीं पाए आज तक। दूसरा जो है कि डेवलपमेंटल इनिशिएटिव उनको दिखने लग गए हैं। ठीक है सर। तीसरा क्या है कि सर उनके खुद के जो लीडरशिप है वो ही एलिमिनेट हो गई है, बड़े बड़े लीडर मारे जा चुके हैं। ठीक है सर। फिर एक और रीजन जो हो सकता है कि मान लीजिए कि जो फॉरेस्ट लाइफ वो जीते हैं, छुप छुप के रहते हैं, उससे भी एक फटीग आने लग जाता है कि यार कब तक ऐसे छुप छुप के रहें, कब तक ऐसे घबरा के डर डर के रहें। तो इसलिए वो सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ आया। एक एग्जाम्पल आप याद रखिए, कमला सोडी नाम के ये है, इन्होंने अभी सरेंडर किया है। 17 लाख की बाउंटी है इनके ऊपर, 14 साल से ये एक्टिव है। ठीक है सर, इतना समझ आया है हमें। ओके सर, आगे बात करते हैं।
तो ये छत्तीसगढ़ की पॉलिसी है जो हमने देख लिया है, कमला सोडी हो गया। अगर मैं आपको एक और डेटा बताऊं कि ऐसा हुआ था अक्टूबर में 88 नक्सलाइट एक दिन में सरेंडर हुए थे। अक्टूबर की ये न्यूज थी, करंट अफेयर में आपको बता रहा हूँ। 88 नक्सलाइट एक दिन में सरेंडर हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके सर, फोर्थ हम देर फोर्थ जो रीजन था कि अभी क्यों वीक हो रहा है, वो हमारा था वीकनिंग ऑफ लीडरशिप। वीकनिंग ऑफ लीडरशिप, सर ये देख लेते हैं। वीकनिंग ऑफ लीडरशिप क्या है कि यार जितनी भी टॉप लीडर हैं, जैसे कि उनके जनरल सेक्रेटरी होते हैं, मैं आपको बता रहा था सेंट्रल कमेटी होती है, उनमें जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वो मारे जा चुके हैं। एक मैंने शायद केशव राव करके एक बंदा है, वो मारे जा चुके हैं। अब अगर ऐसे मारे जाते हैं तो एक मोटिवेशन उनका डाउन होता है, लीडरशिप वैक्यूम आता है। ठीक है, जो बड़े लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जिनको जेन्युइनली नॉलेज थी, जो लीडरशिप में काफी एक्सपर्ट थे, वो लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी है देखे तो मतलब 58 साल इस नक्सलबारी मूवमेंट को हो चुके हैं, कोई अचीवमेंट आई नहीं है, नो अचीवमेंट। ठीक है, तो जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है वो भी वीक पड़ चुकी है, आइडियोलॉजिकल वीक पड़ चुकी है। ठीक है सर, ये समझ आया कि फिर मतलब हमें, और इवन इंडिया की ही बात नहीं है, ग्लोबल लेवल पे भी कम्युनिज्म का जो, कम्युनलिज्म जो है, कम्युनिज्म बोलेंगे, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, जो ग्लोबल लेवल पे कम्युनिज्म है वो भी बहुत वीक पड़ चुका है। जैसे सोवियत यूनियन था, वो कम्युनिज्म पे बेस्ड था, वो खत्म हो गया था। चाइना जो है वो खुद मतलब पहले कम्युनिज्म था, अभी कैपिटलिस्ट बन चुका है। तो एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि कैपिटलिज्म जो है वो बढ़ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। कम्युनिज्म की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो ग्लोबल लेवल पे भी खत्म हो रही है। ये भी एक रीजन है कि इंडिया में भी नक्सलिज्म जो है वो कम हो रहा है। ठीक है सर, इतना समझ आया। तो ये गवर्नमेंट के स्टेप्स थे जो हमने किए हैं। अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर द रिमेनिंग चैलेंजेस। सर चैलेंजेस में पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटी चैलेंजेस की, जैसे हमने इनिशिएटिव लिए थे ऐसे चैलेंजेस में भी। दूसरी हम बात करेंगे डेवलपमेंटल की। डेवलपमेंटल चैलेंजेस की, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे सर? कोई और भी चैलेंजेस हैं ऐसे क्या, लीडरशिप वगैरह कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं? नहीं सर, चैलेंजेस में अगर बात करें तो एक हो सकता है गवर्नेंस, आप चैलेंजेस लेके आ सकते हो। गवर्नेंस लेवल पे भी कुछ चैलेंजेस हैं, तो वन बाय वन देखेंगे कि ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं गवर्नमेंट के सामने। ठीक है सर, पहले बात करते हैं सिक्योरिटी वाले। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है? देखिए सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है आप समझिए। पहला तो टेरेन वाला चैलेंज रहता है, मतलब जो फोर्सेज हैं उनके लिए जो फॉरेस्ट का टेरेन जो है, टेरेन मतलब वो एरिया, जंगल का जो एरिया है वो रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा था, अबुझमड़ करके, ये छत्तीसगढ़ का एक फॉरेस्ट एरिया है। तो ये अभी भी इतना ऑक्यूपाइड है मतलब नक्सलवादियों से, कि क्योंकि अपनी फोर्सेस को इस टेरेन की नॉलेज नहीं है। हालांकि हमने गोरिल्ला और इन सब वॉरफेयर में अपने कोबरा इलीट उन लोगों को किया है ट्रेन, पर फिर भी उससे उनसे ज्यादा नॉलेज हमें नहीं है। दूसरा सर आईईडी थ्रेट रहता है। आईईडी थ्रेट मतलब जैसे नक्सलाइट होते हैं वो कहीं भी आईईडी लगा देते हैं, लैंड माइंस की तरह काम करते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेज उन पे जैसे ही कदम रखती है वो फट जाते हैं, इतनी इजीली जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते। आप देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, कोई आईआईटी से ग्रेजुएटेड ऑफिसर थे, उनका नाम भूल गए, शायद सौरभ नाम था, मिस्टर सौरभ। उन्होंने लास्ट 2-3 साल पहले शायद सीआरपीएफ ज्वाइन की थी एज असिस्टेंट कमांडेंट। तो उनका भी आईईडी से ऐसे अटैक मतलब इंजरी हुई है उनकी लेग्स में, उनको आईसीयू में रखा गया था। ठीक है, तो एक ये भी आज के टाइम फोर्सेज के आगे थ्रेट है। तीसरा क्या थ्रेट है सर सिक्योरिटी वाले में? सर तीसरा थ्रेट है क्रॉस बॉर्डर लिंक्स। क्रॉस बॉर्डर लिंक्स काफी ज्यादा हैं, मतलब नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब से उनको एक कनेक्शन मिलते रहते हैं, उनको फंडिंग मिलती रहती है, सेफ हेवन्स मिलते रहते हैं, वो भी एक चैलेंज बन जाता है। ठीक है सर,
फोर्थ क्या है? फोर्थ है सर, अभी भी रिक्रूटमेंट जारी है। भले ही उनकी लीडरशिप कम हो गई हो, भले ही उनके मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है वो कम हो गए हो, बट अभी भी वो रिक्रूटमेंट जो है वो जारी रख रहे हैं। ओके सर, ये समझ आया। अब बात करते हैं डेवलपमेंटल की। डेवलपमेंटल में क्या क्या है सर? पहला है सर इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, कि जो स्कीम्स उनके लिए लाई जाती हैं वो इतनी जल्दी इंप्लीमेंट हो नहीं पाती है, अभी भी करप्शन है, फंड यूटिलाइज हो नहीं पा रहा है, बेनिफिट जो है वो ट्राइबल्स लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। दूसरा सर, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है अभी भी चल रहा है, भले ही हमने फॉरेस्ट राइट और इन सब की बातें की हैं, बट अभी भी उनका डिस्प्लेसमेंट जो है, माइनिंग कंपनी चली जाती हैं वहां पे, प्राइवेट कंपनी चली जाती हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट अभी भी चल रहा है। तीसरा सर, कनेक्टिविटी अभी भी काफी स्लो है, बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां तक पहुंची नहीं है चीजें, रोड नहीं पहुंचे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, बहुत डीप फॉरेस्ट में है वो वहां पे। तो ये कुछ डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं। गवर्नेंस की बात करें तो क्या है सर? गवर्नेंस की बात करें तो पहला है, पुलिस और ट्राइबल लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट की एक कमी है पुलिस और ट्राइबल लोगों में। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट उनका बहुत अच्छा रहा नहीं है, पुलिस के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रही हैं, पुलिस की एट्रोसिटीज अभी भी उनको याद है, ट्राइबल लोग अभी भी डरते हैं उनसे, उनकी हेल्प करने में डरते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा क्या है गवर्नेंस में? अगेन वो करप्शन वाला यहाँ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज्यादा बात, मतलब करप्शन आपको भी पता है कैसे वो होता है। थर्ड जो मेजर है वो कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस आते हैं। ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस हैं। ओके सर, तो ये हमारा मतलब ओवरऑल जो है कि कौन से चैलेंजेस बचे हुए हैं, उसमें आपको इस 3 डायमेंशन में, 3 कैटेगरी में लिखने हैं। चैलेंजेस आपको समझ आए? ओके सर। अब बात आती है कि नक्सलिज्म क्या सोशल इशू है या सिक्योरिटी इशू है, आपका क्या ओपिनियन है? ये जो है ये आपके लिए है क्वेश्चन, मतलब आपको क्या लगता है? आपने पढ़ लिए कि रूट कॉज क्या है, गवर्नमेंट ने कैसे वो कम क्यों हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने कैसे स्टेप्स लिए हैं, वो सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वो एक सोशल इशू है? सोशल मतलब कि क्या सिर्फ डेवलपमेंट ना होने की वजह से, लैंड राइट्स रिफॉर्म ना होने की वजह से वो आया था, या फिर सिक्योरिटी इशू है कि वो जेन्युइनली कोई लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, उनको तरीके से वॉयलेंट तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते हैं। ये यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट में भी पूछा जा सकता है आपसे, आपसे ऐसे में भी पूछा जा सकता है। तो इस डायमेंशन को आपको करना है, इसमें कंटेंट सारा वो ही आएगा जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया है। ठीक है, तो इस पे आपको क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है कि यार अगर आपको लिखना हो कि वो सोशल इशू है तो आप कौन से पॉइंट्स देंगे, अगर आपको लिखना हो कि वो सिक्योरिटी इशू है तो आप कौन से पॉइंट देंगे। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, ये हम बात कर ही चुके हैं कि कम क्यों हो रहा है, सेम डायमेंशन में हम बात कर चुके हैं। 4 पिलर्स हमने देखे थे, कौन कौन से देखे थे? डेवलपमेंट हमने देखा था, सिक्योरिटी हमने देखा था, फिर हमने देखा था कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज हमने देखा था, और फिर हमने लीडरशिप एलिमिनेशन वाला हमने देखा था। ठीक है, तो गवर्नमेंट की अप्रोच भी हमें पता है क्या नहीं, सेम ही पॉइंट्स इसमें आएंगे। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, कि उसको अगर एलिमिनेट करना है तो कैसे होना चाहिए, क्या चीजें हैं जो की जानी चाहिए। तो इसमें हम 2 चीजों में बात करेंगे। हम कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म में करना है तो कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की क्या बात करेंगे सर? देखिए, हमें क्या करना है, शॉर्ट टर्म एक्शन क्या होने चाहिए? सिर्फ पहला तो कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट में बचे हुए हैं ना, वहां पे आप सस्टेन्ड ऑपरेशन चलाइए। मतलब आपको शॉर्ट टर्म में अगर खत्म करना है तो आपके ऑपरेशन जो है सस्टेन्ड रहने चाहिए। ठीक है सर, कि आप ऑपरेशन बनाए रखिए, बीजापुर मैंने आपको बताया था, सुकमा बताया था, नारायणपुर बताया था, ऐसे रीजन्स में आप ऑपरेशन की कमी मत आने दीजिए। आप छोटे टीम बनाकर कंटिन्यूअस ऑपरेशन चल रखिए। आप इंटेलिजेंस को मतलब प्रॉपरली ट्रैक करते रहिए, कलेक्ट करते रहिए।
ठीक है सर। दूसरा शॉर्ट टर्म क्या है कि आप जितनी लीडरशिप आप एलिमिनेट करेंगे ना, लीडर्स को जितना आप एलिमिनेट करेंगे उतना उनका मोटिवेशन जो है खत्म होगा। तो आप लीडर्स को टारगेट कीजिए, ठीक है। जितना उनका लीडर खत्म होगा तो पूरा मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। थर्ड जो है, आप सरेंडर पे काम कीजिए कि सरेंडर करने के लिए अलग अलग इंसेंटिव उनको दिए जा सके। एक्सेलरेट सरेंडर्स, ठीक है सर। फैमिली प्रेशर आप करवा सकते हैं, आप फाइनेंशियल पैकेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप नक्सलाइट के ऐसे रोल मॉडल दिखा सकते हैं कि ये नक्सल था और ये आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसको हमने जॉब दे दी है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आप इनिशिएटिव मतलब स्टार्ट कीजिए और सरेंडर को एक्सेलरेट कीजिए, ठीक है सर। फिर फोर्थ जो है, आप कुछ आईडी डिटेक्शन टेक्नोलॉजी लेके आइए। अभी भी शायद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी कुछ आई नहीं है, तो आईडी डिटेक्शन टेक्नोलॉजी आप लेके आइए, ठीक है सर। ये है हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारे क्या होंगे कि कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप किसी भी रीजन को छोड़िए मत, भले ही वो कितनी दूर है, भले ही वो कितना ही फॉरेस्ट के अंदर है, आप किसी भी रीजन को छोड़िए मत। वहां पे आप रोड पहुंचाइए, आप इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाइए, आप मोबाइल इंटरनेट ये सब पहुंचाइए। फिर दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन। आप क्वालिटी एजुकेशन पे काम कीजिए, ठीक है सर। मतलब आप जो एकलव्य स्कूल आपने अगर खोले हैं तो हर ब्लॉक में आप खोलिए, आप टीचर्स जो हैं आप स्पेशल रिक्रूटमेंट आपके वहां पे चलाइए, आप बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कीजिए। फिर आप हेल्थ केयर में भी कर सकते हैं कि हर 10-15 किलोमीटर पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर आप बनवा सकते हैं, आप मोबाइल मेडिकल वैन्स आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंफ्रा डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, लाइवलीहुड जनरेशन, यानी कि अपॉर्चुनिटीज, जॉब वगैरह आप प्रॉपरली जनरेट कीजिए, ठीक है सर। ये समझ आया कैसे कर सकते हैं कि आप उनको फॉरेस्ट बेस्ड कुछ ऐसे मतलब ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मार्केट से लिंक कर दीजिए, प्रोसेसिंग यूनिट आप लगा सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप करवा सकते हैं, उनकी आईटीआई आप बनवाइए हर डिस्ट्रिक्ट में। आप बेसिकली पर्पज क्या है कि उनको एक एम्प्लॉयमेंट देना है। अगला क्या है सर, पुलिस रिफॉर्म्स आप कीजिए। पुलिस रिफॉर्म्स करने की आपको जरूरत है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी आप मेंटेन करवाइए, आप पुलिस को थोड़ा सेंसिटिव बनाइए, उनकी ट्रेनिंग जो है ह्यूमन राइट्स में ट्रेनिंग करवाइए आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या है सर उनका, सर उनका एक और जो अच्छा पॉइंट है वो है कि आप उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कीजिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कीजिए, यानी कि उनकी लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन, इन सब की रेस्पेक्ट करते हुए आप मतलब उनको विलेज काउंसिल आप बना सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये सब आप कर सकते हैं। तो मेनली तो यही है, ये हमारा नक्सलिज्म यही खत्म होता है। हमने बहुत होलिस्टिकली इसको कवर किया है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये पूरी एनोटेशन वाली फाइल आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रक्चर्ड नोट्स में आपके लिए बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर, समझ आया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कुछ इंट्रोडक्शन टेम्पलेट्स और कंक्लूजन टेम्पलेट्स की। बहुत बेसिक से हैं, फिर भी आपको एक बार पता होने चाहिए कि कैसे स्टार्ट की जा सकती हैं चीजें। इंट्रोडक्शन टेम्पलेट्स, सबसे पहले आप हिस्ट्री आपने पढ़ी है नक्सलिज्म की, आप हिस्टोरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। यार जब से ये स्टार्ट हुआ है नक्सलिज्म, स्टार्ट जो हुआ था तो वो सोशियो इकोनॉमिक बैरियर से स्टार्ट हुआ था, बट आज के दिन जो है ये बड़ा ही एक आर्म्ड रेवोल्यूशन बन चुका है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, ठीक है सर। ओके सर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप दे सकते हैं। अ, तो मतलब उसमें आप पूरा ओरिजिन लिख सकते हैं, नक्सलबारी विलेज हो गया और रेड कॉरिडोर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इस चीज का मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए आप इस चीज को भी इंट्रो में आप लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इन्होंने बोला था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सिग्निफिकेंट थ्रेट है, ये मैं आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड में आप लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो रिसोर्स रिच हैं फिर भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, क्योंकि डेवलपमेंट रुका हुआ है, क्योंकि इस वजह से नक्सल वहां पे है, इस वजह से डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा। थर्ड है सर, कुछ कॉन्टेम्परेरी आप अप्रोच लिख सकते हैं। कॉन्टेम्परेरी मतलब
कि नक्सलिज्म जो है काफी एक थ्रेट है, एम्बिशियस टारगेट हमने ले रखा है मार्च 2026 तक करने का। इसको एक सिक्योरिटी चैलेंज की तरह ना देख के हमें डेवलपमेंटल भी देखना पड़ेगा, लोगों की पॉवर्टी, एलियनेशन, वॉयलेंस, इन सब पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इश्यू इसको समझना है, तो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच बनानी पड़ेगी। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं सर। पहला तो है बैलेंस सॉल्यूशन। ये बैलेंस्ड वाला मैं आपको हर उसमें बताता हूँ। बैलेंस्ड मतलब आपको दिखाना है कि नक्सलिज्म जो है सिर्फ एक सिक्योरिटी वाला नहीं है, हमें उसमें सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंटल को बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। एक इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वहां पे लानी पड़ेगी। ठीक है, समाधान जैसे इनिशिएटिव और ले सकते हैं हम, तो ये हम देख सकते हैं। अगला है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग की नक्सलिज्म हमें 2026 तक करना है, ये किस तरीके से खत्म हो सकता है वो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में। ठीक है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दीजिए, आप लैंड फॉरेस्ट राइट वहां पे पहुंचाइए, आप हेल्थ एजुकेशन सर्विस पहुंचाइए, ये सब आप लिख सकते हैं। टेम्पलेट 3 क्या है? रिफ्लेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव। रिफ्लेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि नक्सलिज्म से हमें एक्चुअल में लर्निंग क्या मिलती है। कि नक्सलाइट चैलेंज जो है ना वो सिम्प्टोमेटिक है डीपर गवर्नेंस फेलियर्स का, कि अगर कहीं रीजन में गवर्नेंस फेल करती है तो वहां इतने बड़े चैलेंजेस जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। आज आज जो है हमारे ईस्ट रीजन में ग्रो किए हैं, कल को हो सकता है कि वेस्ट रीजन में हो सकता है नॉर्थ में ग्रो कर जाए। तो ऐसे एक रिफ्लेक्टिव आप कंक्लूजन दिखा सकते हैं कि उससे हमें सीखने की जरूरत है। तो दिस वाज आवर कंप्लीट नक्सलिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।